अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का 7th पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होंगे प्रीवियस पार्ट। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अचानक तिलावत की खूबसूरत आवाज़ उभरी। दारान ने पट से आंखें खोली। बड़े मियाँ किचन में खाना बनाते हुए सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे थे। दारान ने आज से पहले इतनी खूबसूरत तिलावत अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। उसके जिस्म का रवा रवा कान बन गया था। रीढ़ की हड्डी में एक नर्म मीठी सी सनसनाहट उभरने लगी। कानों में पड़ती तिलावत के आवाज़ सीधी दिल पर असर कर रही थी। अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे तने आसाबों को कोई नरमाहट से दबा रहा हो। उसकी आंखें बंद होने लगी। अब बाकी सब आवाज़ें मध्यम हो गई थीं, बस तिलावत गूंज रही थी। बेवरली हिल्स के 11 बजे बादलों से ढके आसमान के नीचे गुप्त अंधेरे में डूबा था। दारांग विला के इस नीले और सफ़ेद रंग के मिलाप वाले हसीन कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। दारान शाम का कमरे से निकला, अब कुछ देर पहले ही वापस आया था। ज्वेरिया से निगाहें चुराए सख्त तासुरात वाले संजीदा चेहरे के साथ उसके पास से गुजरता हुआ स्लाइडिंग डोर खोलकर बरामदे में निकल आया था। बरामदे में दाएं बाएं चक्कर के साथ सिगरेट के कश लगाता हुआ शायद वो जुवेरिया के सो जाने का इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे में वापस आया। इस सारे माहौल में वो बेड पर बैठी मोहब्बत से उसकी हर हरकत को देख रही थी। ऊपरी जर्द कोट उतार दिया था, अब नीचे सुर्ख सफ फ्रॉक ज़ेबतन की हुई थी जिसकी चूड़ीदार आस्तीनें कलाइयों से नीचे आधे हाथों तक को ढाँप रही थीं और फ्रॉक का घेर अटकनों को छू रहा था। फिरोज़ी स्कार्फ इसी तरह नमाज की सूरत में चेहरे का तवाफ़ कर रहा था। दरान कमरे में वापस आकर सोफ़े पर बैठ चुका था। ज्वेरिया की खुद पर टिकी शोक निगाहें बेचैन कर रही थी। शाम को न जाने कैसा सहर था जो तारी हुआ और वो ज्वेरिया के सामने बैठकर वो कर गया जिससे 4 सालों से जंग कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके बिल्कुल पास आ खड़ी हुई। दारान ने अनजान बनकर टीवी पर निगाहें जमाईं। वो बड़े एतमाद से दारान के सामने सोफ़े पर विराजमान हुई थी तो वो सटपटा गया। वो बहुत करीब बैठी थी। पूरी खुली आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी जो वो दारान के चेहरे पर जमाए मुस्कुरा रही थी। ओ खुदाया, ये मुस्कुराहट! मुझे कुरान पढ़ा दे। मधुर सी आवाज़ का जलतरंग खामोशी कमरे में गूंजा था। दारान ने लब सख्ती से भींचे। रिमोट पर हाथ की गिरफ्त इतनी बड़ी कि वो बेचारा चरचरा उठा। खामोशी का दौरानिया 1 2 3 सेकंड। मैं नहीं पढ़ सकता। सपाट लहजे में वो निगाहें फिर से बेरुखी से स्क्रीन पर जमा चुका था। शाम वाली नरमाहट चेहरे पर बिल्कुल मौजूद नहीं थी। क्यों? इतनी खूबसूरत थी वलावत, ऐसा प्यारा अदायगी तलफ़ुज़। अगर किसी को सिखा देंगे तो सवाब। अपनी जगह पर जाएं प्लीज़। दरान की करख्त आवाज़ गूंजी थी। वो हाथ से बेड की तरफ इशारा कर रहा था। जबड़े बाहर को उभर रहे थे। नहीं, मुझे आपसे ही कुरान पढ़ना है और तजवीद सीखनी है। उफ़, ये एतमाद! बड़ा लाड भरा लहजा था। शायद दरान की शाम वाली इनायत ने उसके हौसला अफजाई कर दी थी। कितनी बड़ी गलती कर बैठा था वो। दरान ने दाँत पीसे। मुझे कुरान नहीं आता। तजवीद और तिलावत तो आती है। प्यार से देखते हुए फ़ौरन बात उचक ली थी। फॉर गॉड से, क्या फिजूल की बहस लेकर बैठ गई हैं। ये मोबाइल में पूरी दुनिया जहान के कारी हजरात की तिलावत मौजूद है। झुंझलाकर वो अपनी जगह से उठा और उसके मोबाइल की तरफ इशारा किया जो सोफ़े के कोने में पड़ा था। आप बस रोज़ रात को आधा घंटा दे दें मुझे प्लीज़। बड़े प्यार से मिन्नत की थी। दरान ने घूर कर उसकी तरफ देखा, फिर गुस्से से कमर पर हाथ रखे शीशे की दीवार के पार देखा। आसाब ज़ब्त की आखिरी हद को छूने लगे थे। देखें प्लीज़, मना मत करें। मैंने आज तक किसी की भी तिलावत सुनकर ऐसा महसूस नहीं किया जैसे आपकी। आप प्लीज़ मुझे सिखा दें। नहीं, मैं नहीं सिखा सकता। चंद कदम मज़ीद फासला बढ़ाते हुए वो अब तकरीबन शीशे की दीवार के पास खड़ा था। बाहर जलते बल्ब की रोशनी में वो दोनों कुर्सियाँ खाली थीं जहाँ शाम को वो आमने सामने बैठे हुए थे। सिखा सकते हैं, इनफैक्ट आपसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। मैं बहुत मेहनत करूँगी। अच्छा चलें, बस रोज़ के 20 मिनट दे दिया करें। मैं बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, प्रॉमिस। वो तो आज पता नहीं किस खुशफहमी में मुब्तला थी। दरान की मिन्नत करते हुए बेसाख्ता ही उसके बाजू को थाम लिया। वो करंट खाकर एक झटके से उसका बाजू छुड़वाए दूर हुआ। 3 लंबे ढक भरता हुआ सोफ़े तक पहुंचा। झपट कर उसे मोबाइल को उठाया और सराहत से उस तक पहुंचा। ये पकड़ो मोबाइल और बाहर जाकर सीखो इससे जो सीखना है और आइंदा किसी मामले में मेरा दिमाग मत खाना। झटके से उसका बाजू थाम कर मोबाइल उसके हाथ पर रखा और गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ स्लाइडिंग डोर खींचकर खोला था। उसे बाहर धक्का दिया।
वो बुरी तरह से लड़खड़ाकर फर्श पर संभली, पाँव नंगे थे। एक धमाके से दरवाज़ा बंद किया, लॉक घुमाया और गुस्से से तने एहसाब लिए कमरे से बाहर निकल गया। वो हॉकों की तरह शीशे के पार खड़ी उसे ज़्यादा देख रही थी। पीछे स्विमिंग पूल के पानी में बल्ब की रोशनी का अक्स जगमगा रहा था। ठंडा फर्श नंगे पैर से जिस्म में सरायत करने लगा था। अनिल लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था जब पास से ही किसी के गुजरने का एहसास हुआ। निगाहें उठाकर देखा तो दारान गुस्से में भरा पोर्च के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। दारान, कहाँ जा रहे हो? अनिल की आवाज़ देने पर वो रुका, गुस्से से हाथ में पकड़ी हुई कार की चाबी को मरोड़ा। कहीं नहीं, तेज़ी से कहकर कदम पोर्च से पहले आने वाली राहदारी की तरफ बढ़ा दिए थे। अरे भाई, इतनी रात हो रही है, रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। अनिल छलांग लगाकर अपनी जगह से उठा। दारान के चेहरे की सख्ती खटक गई थी। दारान की तरह वो भी नाइट ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था। मौसम अच्छा था, इसीलिए आज लाउंज की बड़ी स्क्रीन पर वो अपनी पसंद की फ़िल्म देखने का प्रोग्राम बनाकर अभी बैठा ही था। जब तक वो दारान के पीछे भागता हुआ पोर्च में पहुंचा, दारान बुगाटी का ड्राइविंग सीट खोलकर ड्राइविंग डोर खोले खड़ा था। तीर की तरह भागता हुआ दारान से पहले गाड़ी की फ्रंट सीट पर विराजमान हुआ। दारान झंझलाकर झुका था। उतरो गाड़ी से, मुझे अकेले जाना है। सुना नहीं? उतरो। नहीं उतर सकता, चलो जहाँ जाना है। अनिल ने लापरवाही और ढिठाई से कहा। दारान ने एक खूंखार निगाह उसके ढीठ सरापे पर डाली और गुस्से से ड्राइविंग सीट संभाली। बुगाटी टायर्स चरचराती हुई आवाज़ के साथ गेट से बाहर निकलकर बेवरली हिल्स की शफाफ सड़क पर दौड़ने लगी थी। अब बताओ, हुआ क्या है? ज्वेरिया से कोई बात हुई है क्या? अनिल ने गहरी सांस लेते हुए पहलू बदलकर रुख उसकी तरफ किया, जो गुस्से में गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहा था। कमरे से वो जिस तरह मुंह फैलाकर निकला था, पहला अंदाज़ा तो यही लगाया जा सकता था। उसे यही बात तो समझ नहीं आती, मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिला वजह में सर खाती है। सड़क पर निगाहें जमाए गेर बदला। दारान, ये बहुत अच्छी मजहबी लड़की है। दारान के हिकारत भरे लहजे में पर वो ज्वेरिया का साथ देने के बिना नहीं रह सकता। होगी मजहब, मैं क्या करूं? होगी मुहज्जिब, मैं क्या करूं? स्टीयरिंग गुस्से से घुमाते सड़क की सिंह मोड़ा था। बारिश बरसने लगी थी। गाड़ी की फ्रंट शीशे पर वायर चलने लगे थे। हुआ क्या है, ये तो पता चले। अनिल ने हाथ हवा में उठाते हुए इस्तफसार किया था। गलती हो गई है मुझसे एक। दारान के गुस्से भरी आवाज़ गूंजी थी। बाहर बिजली ज़ोर से कड़की थी। बारिश की रफ्तार और तेज़ हो चुकी थी। जुटला कैसे सकता है इस बात को? तू है हाफिज़ कुरान तो है। अगर इस बंदे को कमरे में पढ़ा देगा तो उसमें क्या बुराई है? अनिल ने कॉफ़ी के मग को अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा था। कॉफ़ी शॉप में बजती मौसीकी की आवाज़ गूंज रही थी। वो अनिल को तिलावत वाली सारी बात बता चुका था, जिस पर अनिल ज्वेरिया का ही साथ दे रहा था। मुझ जैसा गुनाहगार जो पिछले 4 साल से कुरान को हाथ लगाना तो दूर की बात, ख़ुद को मुसलमान नहीं कहता, उसको पढ़ाने बैठ जाऊँ? वाह! दारान ने कॉफ़ी के मग के मुंह से लगाते हुए नखूस से नाक चढ़ाई थी। कॉफ़ी शॉप के शीशों के बाहर तूफ़ानी बारिश ज़ोर शोर से बरस रही थी। बाहर चलते लोगों की छतरियाँ तक उड़ रही थीं। शीशों से बारिश की थपेड़े आकर टकरा रही थी। खुदा से गाफिल होने का मतलब ये नहीं कि खुदा तुम्हें भूल गया है। अनिल ने संजीदगी से सर झुकाए कहा, फिर चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में झांका था। ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि कुरान हाफिज़ के दिल में कुरान महफूज होता है। चाहे जितने साल भी कुरान को हाथ नहीं लगाए, लेकिन दिल तो धड़कता है ना रोज़। वो दारान को देखकर बड़े प्रेम से समझा रहा था जब दारान एक झटके से अपनी जगह से उठा। जैसिका? अनिल ने फ़ौरन ही दारान की निगाहों का ताक़ुब किया था। कॉफ़ी शॉप की एक तरफ शराब के बार के करीब जैसिका कुर्सी पर विराजमान थी। गुलाबी रंग की शर्ट के नीचे जीन्स पहने, गहरे मेकअप से मज़ीन चेहरा लिए। हाँ वही है, लेकिन इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? अनिल ने हैरत से भवें इकट्ठी की। रात के 2 बज रहे थे। इन्हें बाहर आए 3 घंटे हो चुके थे। लड़के के साथ है? जैसिका की मेज़ की तरफ बढ़ते लड़के को देखकर दारान की फीकी सी आवाज़ उभरी। लड़का वाइन से भरे 2 गिलास थामे मुस्कुराता हुआ अब जैसिका के सामने वाली कुर्सी पर बैठ रहा था। दारान ने ये एकदम मुस्तरिब हालत में पेशानी सहलाई। क्या हुआ? वो लड़का, क्या हुआ उस लड़के को? अनिल के सवाल पूछने पर वो गुस्से से 2 कदम आगे बढ़ा। अनिल ने कंधे से पकड़कर रोका। एक मिनट दारान, क्या करने जा रहे हो? वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मुझे जैसिका को बचाना होगा, दारान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा था। रुको, जैसिका हमें नहीं जानती, वो कभी यकीन नहीं करेगी कि हम सच कह रहे हैं उस लड़के के बारे में। कैसे बचाओगे उसे? अनिल ने ज़बरदस्ती उसका कंधा थाम कर उसके कदम रोके थे। दारान के मोबाइल की घंटी पर दोनों की तवज्जो मोबाइल की तरफ मजमूल हुई। दारान ने मोबाइल निकाल कर स्क्रीन पर रोज़ीन का नंबर जगमगा रहा था। हेलो,
सर कहाँ हैं आप? वो मैम। रोजीन को बौखलाई सी आवाज़ उभरी थी। वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ है, जल्दी बोलो, दरान ने भवें सुकेड़ कर गुस्से से कहा, जबकि निगाहें सामने जेसिका पर जमी थीं, जो सामने बैठे लड़के को शर्मा कर देख रही थी। सर, ज्वेरिया मैम पता नहीं कैसे कमरे के आउटडोर में लॉक रह गई थी। मैं तो अब आपसे कॉफ़ी का पूछने कमरे में आई तो देखा उनकी हालत बहुत ख़राब है, मुकम्मल भीगी हुई हैं, जिस्म नीला हो रहा है, होश आ रहा है। एक धमाका हुआ था, बेसाख्ता ही उसका हाथ माथे पर गया। वो गुस्से में आउटडोर के लॉक को 2 दफ़ा घुमा आया था। सर जल्दी पहुँचें, मैम को होश नहीं आ रहा। रोजीन की घबराई हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो गैर महरिक वजूद में हरकत हुई। वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता था, लेकिन गुस्से में वो अनजाने में आउटडोर को लॉक कराया था। रोजीन, तुम ज्वेरिया को लेकर अस्पताल पहुँचो, मैं ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ। गार्ड साथ होंगे तुम्हारे, मैं बस कुछ ही देर में पहुँचता हूँ। परेशान लहजे में वो रोजीन को हिदायत दे रहा था जब अनिल की बेचैन आवाज़ कंधे के पास सुनाई दी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अनिल, जो तब से उसके चेहरे को उतार चढ़ाव और परेशानी को देख रहा था, मुस्तरिब लहजे में इस्तफसार किया था। दरान हवास भागता उसकी तरफ पलटा था। अनिल, जेसिका इस लड़के के साथ हरगिज़ नहीं जानी चाहिए। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम यहाँ संभाल लो। कुछ गड़बड़ करने वाला है ये लड़का। एक निगाह फिर कुछ दूरी पर मौजूद मेज़ पर डाली थी। जेसिका उस लड़के के हमरा हंस रही थी। हुआ क्या है दरान, और मैं कैसे इसे बचाऊंगा? मतलब मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है करो, मगर जेसिका किसी हालत में इस लड़के के साथ ना जा पाए, इन पर नज़र रखो। दरान ने झुंझलाकर दांत पीसते हुए कहा था। मेज़ पर से गाड़ी की चाबी उठाकर अनिल के हवाले की। तुम कैसे जाओगे? अनिल ने चाबी पर एक नज़र डालकर हैरत से सवाल किया। मैं टैक्सी से जा रहा हूँ, उजलत में जवाब देकर वो तेज़ कदम कॉफ़ी शॉप के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा चुका था। बारिश की रफ्तार कदर कम हो चुकी थी, लेकिन अब भी तेज़ हवा और बिजली की कड़क बाकी थी। होटल से बाहर निकलते ही वजूद में घुसती सर्दी से पहला ख्याल उसके जुएरिया का ही आया था। जबड़े सख्ती से पेवस्त किए, अपनी ही हथेली पर जोर से मुक्का जड़ा, वो सुर्ख फ्रॉक में चेहरे पर बेपनाह मासूमियत सजाए हुए उसकी निगाहों के सामने घूम गई। टैक्सी दरान के सामने रुक चुकी थी। वो बरक रफ्तारी से उसमें सवार हुआ था। अनिल ने बगौर सामने मेज़ पर बैठी जेसिका को देखा। लड़का हंसते हुए उससे कोई बात कर रहा था। लड़का कुछ करने वाला है। दरान की बाज़गश जहन के पर्दों में गूंजी थी। वो अब जेसिका के बजाय लड़के की हरकत पर गौर करने लगा था। मेज़ के नीचे वो पैंट की जेब में से कुछ निकाल रहा था। अनिल का माथा ठिठका। वो ये सब जेसिका से माफ़ी होकर कर रहा था। जेसिका से बातों के दौरान ही उसने अचानक एक तरफ इशारा किया और जैसे ही जेसिका ने चेहरे का रुख मोड़ा, उसने अपने सामने रखे दोनों मशरूब के गिलासों में से एक गिलास में कोई मेडिसिन फेंकी थी। उसने ये अमल बहुत तेज़ी से किया और अगले ही लम्हे दोनों गिलास हाथों में उठाकर हिलाने लगा। अनिल सराअत से अपनी जगह से उठा। उसके पहुंचने तक वो लड़का गिलास जेसिका के आगे रख चुका था। इससे पहले कि जेसिका का हाथ गिलास तक पहुंचता, अनिल उनकी मेज़ पर पहुंचकर एक कुर्सी को पास करते हुए तेज़ी से बैठ गया था। दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एक्सक्यूज़ मी, कि हम आपको जानते हैं? लड़के ने नागवारी से भवें चढ़ाए सवाल किया था। अनिल टांग पर टांग चढ़ा रहा था। नहीं, मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर जेसिका की तरफ देखा था। वो हैरत से अपनी छोटी छोटी भूरी आंखों में हैरत लिए बैठी थी। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? लड़के ने गुस्सैले लहजे में सवाल किया। ये करने के लिए। अनिल ने बड़े आराम से थोड़ा सा जिस्म आगे करते हुए जेसिका के सामने रखे गिलास को उठाकर लड़के के सामने रख दिया और लड़के के गिलास को उठाकर जेसिका के सामने रख दिया। ये क्या हरकत है? कौन हो तुम? लड़का उछलकर अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ था। जेसिका अब और हैरत में मुब्तला हो चुकी थी। कुछ भी नहीं, एक जैसा गिलास है। तुम इस गिलास से पियो ना। अनिल ने बड़े आराम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब की बार जेसिका झुंझलाकर पहलू अनिल की तरफ मोड़ चुकी थी। ए मिस्टर, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मसला मेरे साथ नहीं, इस गिलास के अंदर भरे मशरूब के साथ है। वाह! बड़े पुरसुकून अंदाज में लड़के के सामने रखे गिलास की तरफ इशारा किया था। लड़के के चेहरे की रंगत एक पल में तब्दील हुई, जबकि जेसिका अब हैरत से अनिल की तरफ देख रही थी। इस मशरूब में उस लड़के ने तुमसे छिपाकर कुछ मिलाया है। बकवास मत करो, क्या मसला है तुम्हारे साथ? जैसी झूठ बोल रहा है ये। लड़के ने गड़बड़ाकर जेसिका की तरफ देखा था। अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये गिलास तुम पियोगे और ये वाला ये लड़की पिएगी। अनिल ने घुमाकर टांग पर टांग उतारी और बड़े भरम से कहा था। लड़के ने फौरन ही नफी में सर हिलाया। मैं क्यों पीऊँगा ये? जेसिका, ये पागल है, कोई उठो, हम चलते हैं यहाँ से। वो तेज़ी से कुर्सी को पीछे धकेलकर आगे हुआ था। एक मिनट। अनिल ने हाथ खड़े किए। जेसिका नासमझी से दोनों की तरफ देख रही थी। लड़का लबों को गुस्से से भींच रहा था।
सुनो जेसिका, इस लड़के ने तुम्हारे मशरूब में कुछ मिलाया है, मैंने खुद देखा है। जेसिका ने गुस्से से भवें इकट्ठी की। निक ऐसा नहीं कर सकता है। तुम होते कौन हो यहाँ आकर हमारे गिलास तब्दील करने वाले? मैं एक अच्छा शहरी हूँ, तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, मेरी बात पर यकीन नहीं तो बोलो अपने इस निक को कि ये मशरूब पी ले। निक, गिलास उठाओ और पी लो, जेसिका ने वसूख से कहा था। निक के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। जैसी, छोड़ो इसे, उठो यहाँ से। वो घबराहट में तेजी से जेसिका की तरफ बढ़ा था। निक, तुम वो मशरूब पियोगे? अब की बार जेसिका ने सख्ती से कहा था। क्या पागलपन है, तुम इस बेवकूफ़ की बात पर यकीन कर रही हो? कुछ नहीं है इस मशरूब में। तो फिर पी लो ना। निक, इसके मुंह पर जवाब दो इसको। जेसिका ने नखूत से नाक चढ़ाकर उसकी तरफ अनिल की तरफ देखा। अनिल जवाबन मुस्कुराया था। कभी नहीं पिएगा ना? कभी नहीं पिएगा निक। अनिल ने खफीफ कहका सा लगाया था। निक, इज्जत का मामला बन गया है, उठाओ और पियो ये गिलास। जेसिका ने झटके से अपनी जगह से उठी थी। तुम पागल हो गई हो? इस लड़के की बात पर यकीन करके तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। रहो इस गिलास के साथ और इस पागल के साथ। वो दांत चबाता हुआ अपनी बात कहकर तेजी से कैफे के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ा था। अनिल ने मुस्कुराकर हैरान बैठी जेसिका की तरफ देखा। हम पता चला सकते हैं कि इसने क्या मिलाया है इसमें। अनिल ने एहतियात से उसकी गिलास को उठाया था। जस्ट शट अप, तुम कौन हो? मेरा दोस्त मुझसे नाराज होकर चला गया। जेसिका ने जोर से मेज पर हाथ मारा था। अच्छा है, कल तुम्हें बर्बाद कर देता, इससे अच्छा है नाराज हो गया। तुम कैसे इस बात को इतने यकीन से कह सकते हो? क्योंकि मैंने उसे देखा है, अनिल ने बर्खास्ता जवाब दिया था। मैं साबित कर सकता हूँ। इस मशरूब को अभी लैब टेस्ट के लिए भेज देते हैं, अनिल पूरे यकीन से कहा। अब की बार जेसिका सोच में पड़ गई थी। हॉस्पिटल की शफाफ राहदारी में लगे सफ़ेद बेंच पर वो सर झुकाए बैठा था। सियाह हुड ने चेहरे को ढांप रखा था। कुछ दूरी पर गार्ड्स खड़े थे और दारान के बिल्कुल सामने बेंच पर रोजीन बैठी थी। वो गले में पहने स्लेब के निशान को मजबूती से थामे आंखें बंद किए दुआ गो थी। बारिश अगर इतनी तूफ़ानी ना होती तो शायद मामला इतना संगीन ना होता, मगर बारिश की जकड़ आउटडोर के बरामदे क्या कमरे की खिड़कियों तक टकरा रही थी। ज्वेरिया के वजूद पर कोई गर्म कपड़ा ना होने और पाँव नंगे होने के बाइस वो सर्दी और तूफ़ानी यह हवा को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। बेहोश होने की वजह से बारिश का पानी इसके फेफड़ों तक पहुँच चुका था। उन्हें अस्पताल में आए 5 घंटे होने को थे। वो यूं ही शल होते असाबों के साथ सर झुकाए बैठा था। जहन एक ही जगह मंजमद हो चुका था जब वो आउटडोर का लॉक घुमा रहा था। मुट्ठियां जोर से भींचे वो खुद को ज्वेरिया की इस हालत का जिम्मेदार समझ रहा था। हर बार की तरह उसकी लाख कोशिश के बावजूद वो लम्हा पलट कर वापस नहीं आ सकता था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने तीर की तरह सर उठाया और अगले ही लम्हे वो डॉक्टर के बिल्कुल सामने खड़ा था। फ्रेड, कैसी है वो? बेचैन लहजा था। वो डॉक्टर फ्रेड के चेहरे के बगौर देख रहा था, जहां परेशानी के सिवा और कुछ रकम नहीं था। दरांग, इतनी देर, इतनी ठंड में वो कैसे भीगती रही? इतनी बेपरवाही, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? फ्रेड ने बेयकीनी से दरान की आंखों में देखा। वो उसका पर्सनल डॉक्टर था और इस लिहाज से उसकी पूछ-गछ का तरीका भी मुख्तलिफ था। फ्रेड, सब गलती से हुआ है, मैं घर नहीं था, प्लीज़ मुझे बताओ कैसी है वो? सब ठीक है ना? दरांग, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, हालात संगीन ही हैं। सर्दी एक तरफ, बारिश में मुसलसल 3 घंटे भीगने की वजह से उसके जहन की झिल्ली मतोरम होकर बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। अगर उसे अगले 24 घंटों में होश नहीं आया तो ब्रेन डेथ कन्फर्म है। फ्रेड ने निगाहें चुराई थी। फ्रेड, नहीं, तुम कुछ भी करो, मतलब, दरान ने हड़बड़ाहट में कहा था। मैं फिर तेज़ी से आगे हुआ था। कहीं और ले चले इसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। दरांग, तुम जानते हो ये बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है जहाँ पर हर सहूलत मौजूद है। उसके फेफड़ों को साफ कर दिया है, लेकिन वो बेहोश है। अगर होश नहीं आया तो? फ्रेड ने लब भींचे, अफसोस से गर्दन को दाएं बाएं जनबिश दी। सामने खड़े शख्स की पत्थर होती आंखों को एक नज़र देखा और आगे कदम बढ़ा दिए थे। दरान ढहने के अंदाज में सोफे पर बैठता चला गया। सुबह रात की बारिश के बाइस ठंड मामूल से ज़्यादा थी। सूरज आसमान पर चमक तो रहा था, लेकिन उसकी किरणें ज़मीन तक अपनी तपिश मुंतकिल करने से आ रही थीं। शफाफ तारकोल में लिपटी नागिन सी बल खाती हुई सड़कें अब भी रात की बारिश की वजह से गीली थीं। ये बेलवरी हिल्स से बाहर निकलकर नज़दीकी
कैलिफोर्निया को मुतवस्सित तबके की रिहायशी इलाका था। इस इलाके में मौजूद लोग ज़्यादातर बेवरली हिल्स के मुख्तलिफ जगहों में ही मुलाजमत करते थे। चूँकि वो बेवरली हिल्स के रिहाइश अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनकी रिहाइश यहाँ बने छोटे छोटे हटनुमा घरों में थी। सिया डिसेंट के टायर डेटसन के टायर अपनी रफ्तार को कम करते हुए बड़ी सुस्ती रवि से एक छोटे से घर के आगे रुके थे। घर का सब्ज लकड़ी का एक पट वाला दरवाज़ा अनगिनत मुख्तलिफ रंगों के फूलों की बेलों से ढका हुआ था। घर के बिल्कुल सामने रुकने के बाद अनिल ने गाड़ी का शीशा सुस्त रवि से नीचे किया और आंखों को सुकेड़ कर दरवाजे की तरफ देखा। नीली और सफ़ेद धारीदार आधी आस्तीन वाली शर्ट के साथ नीली जीन्स जेबतन किए, आंखों पर सियाह ग्लासेस चढ़ाए वो आज अपने पेशेवराना अंदाज से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ लग रहा था। गाड़ी से नीचे उतरकर दरवाजे के सामने चंद सेकंड के लिए पुरसोच निगाहों को दरवाजे पर गाड़े रुका और फिर दीवार पर लगी हुई घंटी पर हाथ रख दिया। पैंट के जेबों में हाथ डाले उसे अभी 3 मिनट इंतज़ार करना था कि दरवाज़ा खुल गया था। जेसिका की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। हल्के गुलाबी रंग की ढीली सी शर्ट के नीचे सियाह ट्राउज़र पहने वो निखरी निखरी उसे हसीन सुबह का अलग हिस्सा ही लग रही थी। भूरी आंखें हैरत से सामने खड़े अनिल को देखकर फैल गईं। आप? हैरानगी से वो भी अनिल और कभी उसकी गाड़ी को देख रही थी। जी मैं। अनिल ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। कल रात वाइन को लैब टेस्ट में देने के बाद वो जेसिका को उसके घर तक छोड़ गया था। वो रात 3 बजे अपने घर पहुंची थी और अब सुबह 9 बजे अनिल फिर से जेसिका के सामने खड़ा था। आप पीछे क्यों पड़ गए हैं मेरे? रात घर क्या ड्रॉप कर दिया? सुबह होते ही मुँह उठाकर चले आए हैं? जेसिका नखूद से पेशानी पर बल डाले उस पर चढ़ दौड़ी थी। अरे अरे थम तो ले मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं आप पर लाइन मारने हरगिज़ नहीं आया हूँ। अनिल के जवाब पर वो जो तिलमिलाई खड़ी थी गुस्से से मुंह हुआ हुआ था। अनिल ने गड़बड़ाकर बात संभाली। मेरा मतलब है आप भूल गई हैं कि रात हम जो वाइन टेस्ट लैब में देकर आए थे 10 बजे उसकी रिपोर्ट मिलनी है, तो मेरे ख्याल से आपको साथ चलना था। हाँ याद आ गया, रुको मैं तैयार होकर आती हूँ। अनिल के तफसील से जवाब देने पर उसकी पेशानी के बल कम हुए थे। जेसिका के तैयार होने की बात पर अनिल ने उसके सरापे को ऊपर से नीचे जांचने निगाहों से देखा। मज़ीद तैयार होना है? मतलब? वो चौंक कर भवें उठाए पलटी थी। अनिल बेसाख्ता निकल जाने वाले जुमले पर सटपटाकर सीधा हुआ। मेरे कहने का मतलब था हम लैब टेस्ट रिपोर्ट लेने ही तो जा रहे हैं। आप ठीक ही तो हैं। कंधे उचकाए और सियाह चश्मा उतार कर एक दफ़ा फिर से उसे बगौर देखा था। गुलाबी शर्ट का रंग उसकी चमकती गालों पर अपना अक्स डाले हुए था। एक्सक्यूज़ मी, अपने काम से काम रखें और अगर आज उस वाइन की रिपोर्ट क्लियर निकली तो याद रखना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। छोटी सी आंखें मजीद चुंदी किए वो उसे खबरदार कर रही थी। अनिल के माथे पर ये एकदम से बल पड़े। मैडम को अभी तक यकीन ही नहीं था और अगर मेरी बात सच हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तरकी बतरकी जवाब दिया। जेसिका उसके इस जवाब पर भौचक्का गई। ना जान ना पहचान, होश में तो हैं आप? बिल्कुल होश में हूँ, बड़े रोब से कहा, लेकिन अगले ही लम्हे जेसिका के तेवर देखकर फ़ौरन शर्ट के कॉलर दुरुस्त करते हुए बात को संभाला था। मेरा मतलब था कि वो फिर आपकी तरफ मेरी ट्रीट बनती है ना? किस खुशी में? जेसिका ने सीने पर हाथ बांधते हुए इस्तज़ाइया पूछा था। आपकी जान बचाई उस दरिंदे से, इस खुशी में, बड़ी दीदा दिलेरी से जवाब दिया था। जेसिका ने तंजिया लबों को ऊपर चढ़ाए उसकी तरफ देखा और ज़ोर से कोई जवाब दिए बिना ही उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया। बदतमीज़ है ये भी, कम से कम इंसान अंदर ही बिठा लेता है। चश्मा फिर से आंखों पर चढ़ाए सीटी बजाते हुए इर्द गिर्द देखा और फिर कार में आकर बैठ गया। 10 मिनट बाद वो घुटनों तक आती सुर्ख फ्रॉक पहने ऊंची पोनी टेल के साथ बाहर आई थी। हल्का सा मेकअप और कंधे से लटकता हुआ पूरा लेदर का बैग। अनिल इसकी गाड़ी तक पहुंचने के लिए लम्हा में टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। वो खूबसूरत थी, बेकरी की वर्दी में सिर पर टोपी लिए वो बहुत मुख्तलिफ लगती थी, लेकिन रात को अब पहली बार वो उसको इस हुलिये में देखकर उसकी खूबसूरती की दिल में दाद दे बयां नहीं रह सका था। जैसे ही वो फ्रंट सीट पर बैठी अनिल होश में वापस आया। वो च्युइंगम चबाते हुए उसे चलने का इशारा कर रही थी। अनिल ने हल्का सा मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। बैंसन हॉस्पिटल के इस गर्म कमरे में खामोशी का राज था। जदीद तबी आलात से लैस कमरे में जुएरिया सफ़ेद चादर में लिपटे बेड पर लेटी हुई थी। उसे होश में आए हुए आज दूसरा दिन था, लेकिन अब भी नकाहत के बाइस नीम बेहोशी थी। अस्पताल के हल्के सब्ज रंग के गाउन में मलबूस वो इन 3 दिनों में ही सूख कर कांटा हो गई थी। नाक पर अब भी ऑक्सीजन मास्क मौजूद था और आंखों की सोजिश ज़दा पपोटों पर मौजूद वेंस नीले रंग की होकर वाज़ह थीं।
उसके बेड के करीब मौजूद कुर्सी पर बैठा। वो यकटक उसके पसर मुर्दा जर्दी माइल चेहरे पर निगाहें जमाए हुए था। वो दरान मलिक ज़िंदगी में पहली दफ़ा खौफजदा हुआ था, बहुत खौफजदा। वो 24 घंटे जिसमें जुएरिया ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी, वो आँख झपकना भूल गया था। एक खलिश और एहसास जुर्म को छोड़कर कुछ और एहसास भी था जिसने दरान मलिक की मजबूत वजूद को हिलाकर रख दिया था। ऐसा एहसास था जिसे शाम के अंधेरे में वजूद में फैल रहे हों, ऐसे शाम जिसकी कभी सहर नहीं होगी। उसके बावजूद उसके वजूद का रवा रवा अल्लाह से जुएरिया की ज़िंदगी मांग रहा था। और फिर से अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। जुएरिया को होश आ गया था। उसको होश आना था कि उसके दिल की दुनिया यकसर बदल गई। ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो किसी लड़की के लिए वो एहसास महसूस कर रहा था जो आज से पहले उसने कभी किसी के लिए नहीं किए थे। बेड पर नहीफ हालत में लेटी वो आम सी शक्ल और सूरत वाली लड़की उसके दिल के कफल तोड़ चुकी थी। दिल के आगे धरा पत्थर पाश पाश हो चुका था। सियाह हुट में बिखरे से बाल और थके से चेहरे के साथ वो कुर्सी के बाजू पर कोहनी टिकाए, हाथ को लबों पर धरे, निगाहों को मुतवत्तर उसके चेहरे पर जमाए हुए था। जब अचानक ही जुएरिया की पलकों में होने वाली जनबिश पर वो सराज से सीधा हुआ। वो आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। दरान अब कुर्सी से उठकर बेड के करीब आकर उसके सर पर आ खड़ा हुआ। वो चंद सेकंड पलकें फड़फड़ाने के बाद अब आंखें खोल रही थी। दरान बेसाख्ता ही उमड़ आने वाली खुशी के बायस मुस्कुराया था। जुएरिया ने आहिस्ते से पलकें नीम वाकी। धुंधला सा मंजर साफ होने लगा। इस पर झुके दरान का चेहरा वाज़ा हो गया था। बेतासुर सियाह बेरौनक आंखें दरान के लबों पर मौजूद मुस्कुराहट देख रही थी। कैसी हो? आहिस्ते से गंभीर लहजे में पूछा गया। सवाल उसके हाल के बारे में था। जुएरिया के चेहरे पर ये एकदम से रंग लहराया था। दरान के कमरे के बाहर आउटडोर का वो रूह परवर मंजर जहन के पर्दों के साथ सर पटकने लगा। दरान के कमरे से निकल जाने के बाद वो कुछ देर तो यूं ही खड़ी उसे देखती रही। फिर सर्दी के बढ़ते एहसास पर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। नंगे पाँव और कोई भी गर्म चीज़ तन पर ना होने के बाइस दांत बजने लगे थे। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उसके चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ गई। दरवाज़ा लॉक था। दरान को क्या इतना गुस्सा आ गया था इस पर कि उसे बाहर धक्का देकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। बेयकीनी से कितनी ही देर वो दरवाजे के हत्थे को झटके देती रही। शीशे के पार खाली कमरा मुंह चढ़ा रहा था। फिर अचानक ख्याल आने पर उसने हाथ में पड़े फ़ोन को खोला। मोबाइल फ़ोन में सिर्फ अनिल का नंबर था। दरान ने कहा था, जो भी ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए हो तो तुम अनिल से कहोगी। अनिल ने उसे अपना निजी नंबर दिया था। वो अपने साथ हमेशा 2 फ़ोन रखता था। एक फ़ोन दरान के पीए की हैसियत से, जहाँ वो दरान की तमाम डीलिंग्स, मीटिंग्स और रिकॉर्ड को मैनेज करता था, और दूसरा नंबर बहुत ख़ास लोगों के पास था जिसमें उसके घर वाले और दरान शामिल था। और अब जुएरिया को भी उसने वही नंबर दिया था। बड़ी उम्मीद से उसने अनिल का नंबर मिलाया था, जिस पर सिर्फ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो सर्दी में कांपती बजते दांतों के साथ बार बार अनिल के नंबर पर फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो वहाँ घंटी बजने की आवाज़ के अलावा और कोई पेशरफत नहीं थी। अचानक बादल ज़ोर से गरजा और तूफ़ानी झड़क जैसी हवा ने उसे हिलाकर रख दिया था। बेइख्तियार दीवार को थामकर सीधी हुई। उसके बाद तो जैसे कुदरत उस पर एक के बाद एक दूसरी मुसीबत वार कर रही थी। तेज़ तूफ़ान बारिश ने पल भर में उसे भिगोकर रख दिया। जिस्म के अंदर मौजूद खून जैसे जमने लगा था। वो बारिश में निचड़ती बार बार फ़ोन मिला रही थी। बरामदा सामने से बिल्कुल खुला था, जिसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई बहुत कम थी। यही वजह थी बारिश के झकड़े बरामदे में बआसानी पहुंच रहे थे। तेज़ बारिश के साथ तूफ़ानी हवा पत्थरों की तरह बारिश के कतरों को उसके वजूद पर फेंक रही थी। वो फ़ोन को फेंक कर बेइख्तियार ही दोनों बाजुओं के ज़रिए चेहरे को ढांपती शीशे के दरवाजे के साथ चिपक कर जर बैठी थी। अचानक ही ख्याल आया, दरान घर में ही होगा। इस ख्याल का आना था कि वो चटक उठी। दरान दरान दरान, दरवाज़ा खोले। वो बार बार उसे पुकार रही थी। बिजली की कड़क और बारिश के शोर में ऊंची चीख भी ऐसे घुल रही थी कि बामुश्किल उसके कानों को सुनाई दे रही थी। वक्त गुजर रहा था और साथ साथ उसके आवाज़ भी जवाब दे रहे थे। ना तो बारिश थम रही थी और ना ही दरान कमरे में आ रहा था। वो कहाँ चला गया था? कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? क्या उसे नहीं पता कि वो मुझे यहाँ बंद कर चुका है और बारिश हो रही है? कपकपाते होठ अब नीले होने लगे थे। कांप कर जिस्म का हर खलिया दर्द करने लगा था।
आहिस्ता आहिस्ता आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अब सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। वो खांस रही थी, पूरा जिस्म ढीला होने लगा था और फिर एकदम वो ज़मीन पर ढह गई। दरवाजे के बिल्कुल सामने मुकम्मल भीगी वो चित लेटी थी। जब 3 घंटे बाद रोजीन कमरे में आते ही निगाह शीशे के पार बिजली की चमक की वजह से उसके वजूद पर पड़ी। दरान का अक्सर तेज़ बारिश में कॉफ़ी ज़रूर पीता था। रोजीन कुछ देर तो इंतज़ार करती रही, लेकिन फिर नींद के गालबे के बायस खुद ही कमरे में आ गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके सोने के बाद दरान की कॉल आए और वो उठ न सके। वो जब कमरे में पहुंची, दरवाज़ा मुकम्मल बंद होने की वजह से कुछ देर दस्तक के बाद अंदर झांका और फिर उसको उस हौलनाक मंजर पर निगाहें पड़ते ही वो तेज़ी से आउटडोर की तरफ भागी थी। उसे अब वो रात अपनी ज़िंदगी की भयानक रातों में से सबसे भयानक रात लगने लगी थी। ये इंसान का अलमिया है कि हर नई आने वाली तकलीफ़ उसे अपनी पिछली तकलीफ़ों से बड़ी लगने लगती है। इस रात पल पल उखड़ती हुई सांसों को साथ वो दरान की इस संगदिली पर अपनी मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता उधेड़ रही थी। अब जब होश की दुनिया में वापस आई तो सबसे पहले उसको सामने देखकर पूरे वजूद में दर्द की लहर उठी थी। वो उस पर झुका बड़ी अपनायत से हाल दरियाफ्त कर रहा था। जोरिया ने जवाब देने के बजाय सख्ती से गर्दन मोड़कर चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया था। जोरिया की बेरुखी और ये नफरत बजा थी। उसने अनजाने में ही सही, लेकिन उसे बहुत बुरी सज़ा दी थी, और वो भी किस बात पर कि वो कुरान पढ़ना चाहती थी। दरान ने आहिस्तगी से उस पर झुका अपना वजूद सीधा किया। वो अब भी चेहरे का रुख मोड़े हुए थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी। दरान ने निगाहें दरवाजे की तरफ मोड़ी थी। फ्रेड हशाश बशाश डॉक्टरी की सफ़ेद कोट को ज़ेबतन किए हुए कमरे में दाखिल हो रहा था। जोएरिया ने भी चेहरा सफ़ेद सीधा कर लिया था। फ्रेड अब मुस्कुराता हुआ जोएरिया के सर पर खड़ा था। हेलो मिसेस दारांग, कैसा महसूस कर रही हैं आप? फ्रेड ने गहरी दोस्ताना मुस्कुराहट सजाए इस्तफसार किया था। जोएरिया ने साकिन पुतलियों को घुमाया और फिर चंद सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद सर को असबात में जनबिश दी थी। अच्छा, बहुत अच्छा। आप एक बहुत ही बहादुर खातून हैं। अगर आपकी जगह कोई और होती तो शायद ज़िंदगी की बाजी हार जाती। फ्रेड मुस्कुराहट सजाए हुए अंग्रेज़ी ज़ुबान में उसकी तारीफ़ कर रहा था। जोएरिया ने थके अंदाज में आंखें मूंद ली। नकाहत के बाइस वो अभी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जता पा रही थी। दारांग उनको अगर 2 दिन और हॉस्पिटल में रहने देते तो ज़्यादा बेहतर था। वो अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुई हैं। फ्रेड संजीदगी से दरान के साथ मुखातिब था। वो मुस्तरिब सा बार बार जोएरिया के चेहरे के तरफ देख रहा था। अब फ्रेड के बुलाने पर वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ था। नहीं, मैं इसे ये सारी सहूलियत घर में भी मुहैया करा सकता हूँ। यहाँ सिक्योरिटी का मसला है मुझे, और फिर मैं हर वक्त यहाँ नहीं रह हो सकूँगा ना। सीने पर हाथ बांधते हुए संजीदगी से जवाब दिया। फ्रेड ने गहरी सांस लेकर सर असबात में हिलाया था। अच्छा, चलो जैसा तुम्हें बेहतर लगे। ये चंद मालूमात फॉर्म हैं, इनको पुर करो, मैं डिस्चार्ज लेटर लेकर आता हूँ। फ्रेड ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल दरान की तरफ बढ़ाई और ख़ुद बाहर निकल गया। दरान ने एक निगाह फिर से जोएरिया पर डाली और वो शायद दोबारा से सो चुकी थी। फाइल को थामे वो वापस उसी कुर्सी पर बैठ गया था। कराची रात के 2 बजे डिफेंस में मौजूद ये कोठी तारीकी में डूबी थी। वो इसी कोठी से उस बड़े हॉल नुमा कमरे में पलंग पर सो रही थी। वो हार गई थी। मरियम और जान की मोहब्बत और उनकी ज़िंदगी के आगे घुटने टेक दिए थे। ली ताओ नामी शख्स से उसकी शादी इज्तिमाई शादी में हुई थी। ये एक गिरोह था जिसमें चीन के बहुत से लड़कों ने क्रिश्चियन लड़कियों से शादी की थी। शादी के बाद वो उन सब लड़कियों यहाँ डिफेंस में एक बंगले में ले आए थे। इस बंगले में यहाँ के मालिक ने, जो इस गिरोह की सरबराही कर रहा था, तमाम शादीशुदा जोड़ों को 2 हॉल नुमा कमरों में तकसीम कर दिया था। एक कमरे में तमाम लड़के रहते थे और दूसरे कमरे में सारी लड़कियां। वो लिताओ जे के साथ अभी तक गूगल ट्रांसलेटर पर ही बात करती थी, जबकि इनके यहाँ चीनी ज़बान सिखाने की एक क्लास भी हो रही थी। आज उसे यहाँ 1 हफ़्ता हो चुका था। सब ठीक था और हस्ब मंशा था। लिताओ उससे बहुत कम बात करता था। वो ख़ुद भी यही चाहती थी कि वो उससे बात ना करे। कुछ शादीशुदा जोड़े आपस में बहुत घुल मिल गए थे, लेकिन उसकी और लिताओ की हुनूज़ वही दूरी कायम थी। वो अभी कुछ देर पहले ही सोई थी जब फ़ोन की घंटी के बायस आँख खुल गई थी। फ़ोन पर नंबर देखने बिना उसने कॉल उठाई और फ़ोन कान से लगा लिया था। हेलो जोई, मेरी बात सुनो। हिना की बौखलाई सी आवाज़ उभरी थी। नींद से बोझल जहन हिना की आवाज़ को पहचानने के बाद अब उसकी घबराहट ज़्यादा उभरती हुई आवाज़ कुछ हवासों में आ रहा था। फ़ोन कान से हटाकर सामने किया, आंखों को चुंदी किए हुए स्क्रीन पर निगाह डाली थी। मध्यम सी रोशनी चमकती स्क्रीन के दाएं कोने में रात के 2 बजे का वक्त दिखा दिया था। इस वक्त
खुद साख्ता से सरगोशी थी। हिना फ़ोन के दूसरी तरफ मुसलसल उससे कुछ कह रही थी। उसने भवें इकट्ठी की, पेशानी पर बल डाले। हिना की बात पर गौर करते हुए खुद पर ओढ़ा कंबल एक तरफ किया था, लिए बाएं करवट बेखबर सो रही थी। वो उसके गिरोह की ही लड़की थी जिससे उसकी अच्छी बातचीत हो गई थी। हिना, इस वक्त खैरियत है? इतना घबराई हुई क्यों हो? नींद से बोझल लहजे में उससे ताबड़तोड़ सवाल पूछ डाले थे। जोई चुप, सवाल मत करो, मेरे पास वक्त नहीं, खामोशी से सुनो मेरी बात। वो उठ जाएगा और फ़ोन छीन लेगा। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी थी। हिना का न सिर्फ लहजा घबराहट लिए हुए था बल्कि उसकी फूली सांसें वो बाखूबी महसूस कर सकती थी। फ़ोन से बामुश्किल वो उसकी घबराई और घुटी हुई आवाज़ सुन पा रही थी। अपनी हवास बहाल करने की कोशिश करते हुए वो अब बेड से नीचे उतर चुकी थी। ठंडे फर्श पर नंगे पांव रखती हुई जिस्म में ठरठराती सी लहर दौड़ उठी। चोर सी निगाह चारों तरफ दौड़ाई। हर लड़की बेखबर सो रही थी। हिना को क्या हुआ था? रात के इस वक्त उसने फ़ोन क्यों किया था? और आज ही तो बात हुई थी उससे। जहन ना सिर्फ हवासों में आ रहा था बल्कि आज दोपहर को उससे हुई बात दोहरा रहा था। जोई, तुम भाग जाओ यहाँ से, खुद को बचा लो प्लीज़, यहाँ मत आना। शाम को जो कुछ मैंने कहा था सब झूठ था, वो मेरे सर पर खड़ा था। हिना की गोटी सी घबराई हुई आवाज़ फ़ोन में उभर रही थी। वो ये सब क्या कह रही थी? दोपहर को जब बात हुई थी तो वो बहुत खुश थी। जोई के पेशानी पर नासमझी के शिकन नमूदार हुए थे। हिना, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कल खुलकर बताओ प्लीज़। उसी नासमझी में उससे सवाल किया था। आहिस्ता बात करो जोई, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं जैसा तुम्हें लगता है, जैसा मुझे लगता था। मैं यहाँ एक कमरे में कैद रहती हूँ। वो हर शाम कुछ मर्दों को लेकर आता है और मुझे जिस्म फरोशी पर मजबूर करता है। तो तुम भाग जाओ यहाँ से। कम शक्ल लड़कियों के जिस्म के हिस्से काट कर बेच देते हैं ये लोग। हिना ने फूली हुई सांसों में बात मुकम्मल की थी। हिना की बात पर उसकी पूरी आंखें खुल गई थीं। जहाँ जहन पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा था वहाँ हाथ कांप गए थे। ये वो किस किस्म की बात कर रही थी और क्यों कर रही थी? हिना, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो कल रात रवानगी है। लड़खड़ाती आवाज़ और लरजते हाथों से मोबाइल को संभालते हुए वजाहत दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हेलो हेलो हिना, हेलो। एज़राबी कैफियत में बार बार हेलो हेलो कहती वो अलग भीग चुकी थी। फ़ोन को कान से हटाकर स्क्रीन को देखा। दूसरी तरफ से कॉल मुंतकी हो चुकी थी। वो सागिन सी भवे सुकेड़े हिना की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। बेलवरी हिल्स में एक और हसीन शाम अपने अख्ताम को थी। जेसिका बेकरी की सुर्ख और सफ़ेद डिब्बियों वाली वर्दी में मलबूस सफ़ेद नैपकिन और टोपी पहने बड़ी एहतियात से केक को उठा रही थी। शुक्रिया कहने की आदत नहीं है क्या आपको? अनिल को आवाज़ पर वो रुख मोड़कर काउंटर की तरफ मुड़ी। अनिल बशाशत से मुस्कुराकर काउंटर पर कोनी टिकाए हुए था। उस दिन वाइन की रिपोर्ट में बेहोशी की दवा के मिले होने की तस्दीक हो गई थी। उस दिन तो वो इस खबर पर इतनी तशद्दुद हुई थी कि अनिल को लैब में ही छोड़े वहाँ से आ गई थी। आज दूसरे दिन ही जनाब बेकरी में मौजूद थे। मैं यहाँ काम करती हूँ, इसका कैसे पता चला तुम्हें? अनिल की बात का जवाब देने के बजाय वो भवें इकट्ठी किए हुए खुद सवाल कर बैठी थी। अनिल एक लम्हे के लिए सटपटा गया क्योंकि उस पर ख़ास नज़र रखने का दरान ने उसे कहा था, क्योंकि दरान चाहता था वो लड़का दोबारा जेसिका से ना मिले। जेसिका के सवाल पर बामुश्किल उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया। मैंने कब कहा कि मुझे पता था आप यहाँ काम करती हैं? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, आपको देखा और सोचा अपना शुक्रिया तो वसूल कर लूँ। शुक्रिया, जेसिका ने संजीदगी से कहा और केक को डिब्बे में रख कर पैक करने लगी। ये शुक्रिया तो नहीं, एहसान लगा मुझे, अनिल ने ढीठपन से कहा था। वो मसरूफ़ निगाहें झुकाए हुए थी। घूर कर अनिल की तरफ देखा। मेरे ख्याल में शुक्रिया यही होता है, चिढ़कर जवाब दिया था। बहुत गलत अंदाज चले। खैर, शुक्रिया कहना नहीं आता तो एक कप कॉफ़ी ही पिलाकर आप मेरे एहसान का बदला उतार सकती हैं। बड़े बेतकल्लुफ़ी वाला अंदाज था। क्या तुम संजीदा हो? जेसिका ने हैरत से उसके मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा था। वो काउंटर पर कोने टिकाए पर सुकून खड़ा था, बहुत ज़्यादा। लबों को आपस में मिलाए मायने खेज मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था। सिया कोट पैंट, गले में झूलती गिरे टाई। वो शायद अपनी जॉब से वापसी पर सीधा इधर ही आ गया था। जेसिका ने पुरसोच निगाहों से उसके सरापे को जांचा था। ठीक है, सामने कैफ़े में तशरीफ़ रखो, मैं कॉफ़ी भिजवा देती हूँ, संजीदगी से कहते हुए पैक शुदा केक को काउंटर पर एक तरफ रखा। ओहो, तुम बिल्कुल गलत समझी हो। मैं सिर्फ कॉफ़ी पीने ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बैठकर कॉफ़ी पीने आया हूँ। अनिल ने मुस्कुराहट को मज़ीद गहरा किया। वो काउंटर पर रखी कोहनी के बल उसकी तरफ पलटी। गुलाबी चेहरा हल्का सा सुर्ख हुआ। जी?
हैरत से भवें उठाई। अनिल फौरन सीधा हुआ। देखिए ना, शुक्रिया अदा तुम्हें करना है तो कॉफ़ी पीते हुए साथ भी तुम्हारा होना चाहिए ना कि खाली कुर्सी का। कंधे उचकाए हुए अपनी फरमाइश की वजाहत दी। जैसिका ने कुछ देर घूर कर उसके पुरएतमाद चेहरे की तरफ देखा था, फिर जब से गहरी सांस बाहर उंडेली। ठीक है, तुम ऐसे मेरी जान नहीं छोड़ने वाले तो चलना ही पड़ेगा, कैफेटेरिया चलो। एक आखिरी शर्त, कॉफ़ी कहीं और से पीते हैं, यहाँ इस बेकरी की मुझे पसंद नहीं। जेसिका ने हैरत से उसे नाक चढ़ाते हुए देखा था, फिर गुस्से से मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई नाक फुलाए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी और वो बामुश्किल अपने कहके पर काबू पा सका था। दरान ने ये किस काम पर लगा दिया था उसे? लड़कियों के साथ यूँ फ्लर्ट करना उसके बस का काम नहीं था, लेकिन दरान के साथ रहते हुए इतनी अदाकारी तो वह सीख ही चुका था। एक निगाह घड़ी पर डाली और फिर लब भीजे पैंट की जेबों में हाथ डाले चेंजिंग रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा था। चंद मिनट बाद ही वो लॉन्ग नीले कोट में मलबूस बाहर निकली। गुस्से से घूरती हुई वो उसे की तरफ ही बढ़ रही थी। हार्वी पर पेशानी से शिकन सजाए हुए सोफे की पुश्त को छोड़कर एक झटके से आगे हुआ। वो अपने सामने लगे सिया सोफे पर मौजूद बुरहान से मुखातिब था, जो सर झुकाए हुए महरून लेदर जैकेट के नीचे सिया जीन्स जेबतन किए हुए था। शक्ल व सूरत और कद काट में वो सब असफन मलिक की परछाई था। अदाकारी में तो बस वो दरान की शोहरत की देखा देखी ही अच्छी शक्ल के बलबूते पर घुस आया था, जबकि टैलेंट के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में कर दिया है, भारी भरकम एडवांस दिलवाया और तुम हमारा इतना काम भी नहीं कर सके। हार्वी के लहजे में तल्खी और तंज दोनों शामिल थे। बुरहान ने झुका सर ऊपर उठाया और बारी बारी हार्वी और ब्रूस की तरफ देखा था। उन्होंने बुरहान को स्टीफन का मेगा प्रोजेक्ट फिल्म में लीड रोल दिलवाकर बआसानी खरीद लिया था, लेकिन बुरहान था कि अभी तक जुएरिया को उन तक पहुंचाने के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं कर सका था। आप लोगों को क्या लगता है कि ये इतना आसान है? मैं दारांग विला की हर खबर तो दे रहा हूँ। वो हॉस्पिटल में थी, बहुत अच्छा मौका था, जो करना था कर लेते। कंधे उचकाता हुआ वो फिर से सोफे के ऊपर से टेक लगा गया था। वो इस वक्त ब्रूस के घर में उन दोनों के साथ खुफिया मुलाकात के लिए आया हुआ था। तुम लोगों ने खुद सुस्ती दिखाई है। अच्छा खासा हॉस्पिटल का इंतज़ामिया को हम खरीद सकते थे, उसे वहीं से उठवा लेते। बुरहान ने जैकेट के कॉलर को ज़ोर से झटका दिया। ब्रूस ने उसकी बात पर ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। हमने कोई सुस्ती नहीं दिखाई थी। उसी दिन शोन से कहकर कुछ गुंडे बुलवा भी लिए थे, लेकिन दारांग दूसरे दिन ही उस लड़की को डिस्चार्ज करवाकर घर ले गया। हमें था वो इतनी ज़्यादा बीमार है तो कम से कम 1-2 हफ्ता अस्पताल में रहेगी। वो तो जो होना था हो गया। हॉस्पिटल वाला प्लान नाकाम रहा। अब आगे की सोचो क्या करना है। चाहे काम तसल्ली से हो, लेकिन बिना शक लड़की को काबू करना है। हार्वी ने हाथ को हवा में लहराते हुए दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। आंखों को चुंदी किए उसकी बात मुकम्मल की थी। देखो, मैं तुम दोनों को साफ साफ बता दूं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। दरान की सिक्योरिटी बहुत सख्त है। मुझे भी मुकम्मल जांच के इंतजामात से गुजर कर घर में दाखिल होना दिया जाता है। बुरहान को उनको अपनी परेशानी से आगाह कर रहा था। लालच में आकर उनका साथ देने की हामी तो भर चुका था, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था जितना वो समझ रहा था। दरान के कमरे के बाहर कैमरे नस्ब हैं पहले, फिर भी वो लड़की बाहर आ जाती थी और मैं उससे दोस्ती भी बढ़ा रहा था, लेकिन अब तो वो बीमार है, बाहर आने का भी कोई चांस नहीं। रोजीन और नर्स के अलावा कोई कमरे में नहीं जा सकता। बुरहान की बात पर ब्रूस ने पुरसोच अंदाज में थोड़ी सहलाते हुए फिर ये एकदम से सोफे की पुश्त छोड़े राजदाना आगे हुआ था। अगर हम ऐसा करें कि किसी और को भी तुम्हारी मदद के लिए घर में दाखिल कर दें। ऐसा कौन हो सकता है? दरान की इजाज़त के बिना कोई भी घर में अपना ज़ाती मुलाजिम तक नहीं रख सकता। वो मुलाजिम नहीं होगा तो फिर कौन होगा? तुम्हारी बीवी। क्या? बुरहान उछल कर सीधा हुआ था। हार्वी की हैरत भी इससे कम नहीं थी। बस ब्रूस था जो पुरसुकून था। हाँ, तुम्हारी शादी करवा देते हैं, पुरसुकून लहजे में उसकी हैरत पर जवाब दिया था और इस्बात में सर हिलाते हुए हार्वी की तरफ देखा, जो अब भी शायद उस बात पर गौर कर रहा था। वेट। बुरहान ने दोनों को यूं मुतफिक होते देखकर बाजू को ऊपर उठाए। मैं ऐसे अचानक कैसे किसी लड़की के साथ शादी कर लूँगा? दरान को शक हो सकता है। तो दरान ने भी तो अचानक ही शादी की है।
उसने अपनी शादी की बहुत बड़ी कहानी डाली है। बुरहान ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए दोनों की तरफ देखा जो उसे इस्तेमाल करते हुए किसी भी हद तक जा रहे थे। उसने कहानी डाली है तो हम कहानी बना देते हैं। हार्वी ने पहली बार गुफ्तगू में ना सिर्फ हिस्सा डाला बल्कि उसकी बात से साफ जाहिर हो गया था कि वो भी ब्रूस के इस प्लान पर मुत्तफिक है। बुरहान ने बेचारगी से दोनों की तरफ देखा था। लड़की हम तुम्हें देंगे, बस तुम्हें उससे जुड़ी शादी करनी है, और जब हमारी वो लड़की एक दफ़ा घर में दाखिल हो गई तो फिर तुम सब काम उस पर छोड़ देना, ब्रूस ने पुरजोश लहजे में कहा था। अब हार्वी और ब्रूस के चेहरे चमक रहे थे जबकि वो परेशानी से माथे को उंगलियों से सहला रहा था। रात के 9 बजे दारांग विला की रोशनियां जलकर उसे खूबसूरती बख्श रही थी। सफ़ेद वर्दी में मलबूस नर्स हाथों में छोटी सी ट्रे थामे उस हल्के नीले और सफ़ेद रंग के मिलाप लिए खूबसूरत कमरे में बेड के किनारे पर खड़ी थी। बेड पर तकियों के सहारे क्राउन से पुश्त टिकाए हुए वो बेजारी से अपने सर पर खड़ी नर्स को देख रही थी। सफ़ेद ढीली सी शर्ट, बीमारी से जूझता लागर वजूद और मलूल सा चेहरा लिए वो मुसलसल सरनफी में हिला रही थी। अस्पताल से दारांग विला में आए आज तीसरा दिन था। उसकी तमाम तर देखभाल के लिए हर वक्त कमरे में नर्स मौजूद रहती थी। डॉक्टर रोज़ मुआयने के लिए आता था। अब भी नर्स उसे रात की दवा देने के लिए खड़ी थी। मैम प्लीज़ ऐसा मत करें, ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद वर्दी में मलबूस खड़ी वो इल्तिजाए मगर शाइस्ता लहजे में जुएरिया से दवा लेने का इसरार कर रही थी। मुझे नहीं लेनी, मैं ठीक हूँ, आहिस्तगी से मगर बेजारी से मना किया था। दवा इतनी ज़्यादा सख्त थी कि वो दिन रात नीम गनौदगी की हालत में रहती थी। जिस्म तो वैसे भी नकाहत ज़्यादा था, साथ मुंह का जायका बुरी तरह ख़राब हो चुका था। आप ठीक नहीं है मैम, आपको मेडिसिन लाजमी लेनी है, नर्स बड़े मुअद्दिब लहजे में गुजारिश कर रही थी। जुएरिया ने बच्चों की तरह नाक चढ़ाई। आज जाकर तो उसे कुछ होश आया था, हल्का फुल्का सा महसूस हो रहा था और अब फिर से दवा खाकर गनौदगी में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। दरान नाइट ट्राउज़र शर्ट में मलबूस सोफे पर बैठा बज़ाहिर तो टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए था, लेकिन उसके कान इस वक्त से नर्स की आवाज़ पर लगे थे जो मुसलसल जुएरिया की मेहनत समाजत में लगी हुई थी। जुएरिया के बार बार इनकार पर वो एकदम से टीवी को बंद करता अपनी जगह से उठा और बेड के पास नर्स के बिल्कुल बराबर में आकर खड़ा हुआ। सर देखें, मैम आज बहुत ज़िद कर रही हैं, मेडिसिन नहीं ले रही। नर्स ने दरान को पास देखकर फ़ौरन ही रुख उसकी तरफ मोड़कर शाइस्ता लहजे में जुएरिया की ज़िद के बारे में बताया। दरान के पास आते ही वो जो बेजारी से नर्स की तरफ देख रही थी फ़ौरन बेरुखी और नागवारी से चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया था। मुझे दे मेडिसिन, दरान ने हाथ आगे बढ़ाया था। इन 3 दिनों में वो पहली बार उसकी और नर्स की गुफ्तगू में मुदाखलत कर रहा था। नर्स ने मुस्कुराते हुए मेडिसिन वाली ट्रे दरान को थमाई। आप जाएं, मैं देता हूँ मेडिसिन इनको। ओके सर। नर्स ने सर झुकाकर अजमत में सर हिलाया और हाथ बांधे बाहर निकल गई थी। दरान ने गहरी सांस लेकर बेरुखी से चेहरा मोड़े बैठी जुएरिया की तरफ देखा। सफ़ेद शर्ट में मलबूस बिखरे बालों को ढीली चोटी बनाए हुए चेहरे पर बला की सख्ती सजाए हुई थी। 3 दिन से वो बस चोरी चोरी उसे देखने पर ही इक्तफा किए हुए था। वो दवा के ज़ेरे असर ज़्यादातर गनौदगी में रहती थी। वो बेड के पास आता, बहुत देर खड़ा उसके चेहरे को देखता रहता और फिर सोफे पर चला जाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन जुएरिया को देखना उसके दिल को पुरसुकून करने लगा था। उसके चेहरे पर मौजूद मासूमियत और सच्चाई दरान के अंदर हलचल मचाने लगी थी। वो बहुत बहुत मजबूत होने के बावजूद उस अनोखी सी मजबूत लड़की के आगे झुकता चला जा रहा था। मेडिसिन लो, बहुत धीमा लहजा था। वो बेड के किनारे पर ही उसके सामने बैठ रहा था। जुएरिया ने पेशानी पर बल डालते हुए अपने पाँव समेटे। अब उसे पल पल बदलते इंसान की इस हमदर्दी से उसे कोई सरोकार नहीं था। वो मुख्तलिफ नहीं, बहुत अजीब था। जुएरिया को लगने लगा था कि वो उसे समझ गई है। उसका एक प्लान उसको सख्ती की वजह से है, लेकिन नहीं, वो पत्थर था जिसमें इंसानियत नाम का कोई एहसास नहीं था। वो मतलबी और संगदिल है। मेरा दिल नहीं चाह रहा, चेहरे के रुख को हनूज एक तरफ रखते हुए बेरुखी से जवाब दिया था। ये दवा तुम्हारे दिल नहीं दिमाग के लिए है। कुछ नहीं होगा मेरे दिमाग को, एक वक्त नहीं लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सपाट मगर तल्ख लहजा था। दरान ने उसकी गर्दन पर झूलती हुई घुंघराली लट पर निगाहें जमाई, फिर से सर नीचे ट्रे पर झुकाया। एक वक्त की दवा लेने से सेहत एक हफ्ता पीछे चले जाएगी। सर झुकाए हुए बेइंतहा अपनायत भरे लहजे में जवाब दिया, जिसमें नदामत भी शामिल थी। वो बहुत शर्मिंदा था उसे, लेकिन ज़िंदगी में कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी, तो सब समझ से बाहर था कि क्या करे। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िक्र नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी है ये मेरी। सर झुकाकर ऊपर उठाए उसकी तरफ देखा था। जुएरिया की ये बेरुखी और ये नागवारी दिल में अजीब तरह की चुभन पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था वो नाराज़ है तो कायनात की हर चीज़, हर इंसान नाराज़ है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिम्मेदारी नहीं, एक ऐसी नेकी जो आपके गले पड़ गई है।
एक ऐसा बोझ जिसे आप उतारकर फेंकना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी ही की हुई झूठी बातों के पास ने रोक रखा है आपको। एक झटके से चेहरा सीधा किए वो दरान की आंखों में आंखें डाले दांत पीस कर तंज कर रही थी। अचानक इतना ऊंचा बोलने पर सर में शदीद लहर दौड़ी थी। आह! बेइख्तियार ही दोनों के हाथों ने अपना सर थामा। वो दोनों हाथों से अपना सर थाम गई थी। दरान, जो उसके यूं बोलने पर यकटक उसे देख रहा था, उसके यूं सर थामने पर परेशानी से आगे हुआ। ज़्यादा मत बोलो, ये मेडिसिन लो। जल्दी से ट्रे आगे की। ज्वेरी ने नागवारी से उसके ट्रे समेत बढ़े हाथ को अपने हाथों में से दूर किया था। दरान ने लब भींचे उसकी तरफ देखा, जो सपाट चेहरे के साथ अब भी उसकी आंखों में झांक रही थी। देखो, अगर खुद से मेडिसिन नहीं लोगी तो ज़बरदस्ती करूँगा। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। दरान ने एकदम ट्रे को बेड की तरफ एतराफ में लगे मेज़ पर रखा और खड़ा हुआ। वो जो उसकी बात पर बेनियाजी दिखाए रुख मोड़ कर बैठी थी, सरासगी से गर्दन घुमाई थी। दरान ने झुककर तकिए के पास पड़े उसके स्कार्फ को उठाया। सुर्ख स्कार्फ को दोनों हाथों में पकड़कर लंबाई रोक सीधा किया था और फिर उस पर झुका। ये क्या कर रहे हैं आप? वो हैरत से उसे खुद पर झुकता देखकर पीछे हुई थी। दरान ने उसकी बात का जवाब दिए बिना ही उसकी दोनों बाजू पीछे कमर की तरफ मोड़ रहा था। वो झुंझलाकर बाजू को उससे हाथों की गिरफ्त से छुड़ाने लगी। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? बाजू को झटका देते हुए गुस्से और रौब से कहा, जबकि वो किसी रोबोट की मांद अपनी मजबूत हाथों की गिरफ्त में उसकी कलाइयाँ थामे अब उनको स्कार्फ से बांध रहा था। ये क्या बदतमीजी है? मैं गुलाम नहीं हूँ आपकी। चुप, बिल्कुल चुप। खोले मुझे फ़ौरन। आप ये सब करने का हक नहीं रखते हैं। मेडिसिन खाए बिना नहीं खुलेगा, पुरसुकून लहजे में कहा और अदावियत की ट्रे फिर से उठाई थी। ज्वेरिया ने गुस्से से उसके तिलमिलाते चेहरे के साथ घूरकर देखा। मुझे नहीं खानी मेडिसिन, मैं ठीक हो जाऊंगी ऐसे ही। आपको बिला वजह तुर्रम खान बनने की ज़रूरत नहीं है। देखो, शराफत से मुंह खोलो, वरना मैं इसमें भी ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। दरान ने उसकी बात अनसुनी करते हुए मेडिसिन हाथ में पकड़कर उसकी तरफ बढ़ाई थी। ज्वेरिया ने आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर गए थे। इनायत भी जफाकारी में कर रहा था। कितना पत्थर दिल था। नागवारी से एक नज़र उसके बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर बेबसी से मुंह खोल दिया। दरान ने मेडिसिन उसके मुंह में रखी और फिर पानी के गिलास को मेज़ पर से उठाकर उसके मुंह से लगाया था। वो नागवारी से आंखें बंद किए हुए दवा को हलक के नीचे उतार रही थी। इसी तरह बारी दोनों मेडिसिन खिलाने के बाद गिलास को मेज़ पर रख कर सीधा हो गया। गुड, पुचकारने जैसे अंदाज में, जैसे वो कोई बच्ची थी जिसे ज़बरदस्ती दवा खिलाने में वो कामयाब हुआ हो। अब खोले मुझे। ज्वेरिया ने दांत पीसते हुए अपने बंदे बाजू को झटका दिया था। वो जो उसकी आंखों से बहते आंसू देख रहा था, खड़े होने की बजाय बेड पर खिसक कर आगे हुआ। उसके दोनों एतराफ से अपने बाजू घुमाकर हाथ को स्कार्फ से बांधी गांठ पर रख दिया। ये बेसाख्ता हरकत दरान को ही भारी पड़ी। कुर्बत ने वजूद में बिजली दौड़ा दी। दिल की रफ्तार 180 की रफ्तार से दौड़ने लगी। स्कार्फ की गांठ खुलते उसके हाथ लम्हा भर के लिए दिल की कैफियत पर थम गए। उसके साथ ये सब ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था। ये नहीं था कि वो उसके करीब पहली बार आया था, लेकिन आज कुछ अलग था। बामुश्किल उसकी कलाइयों पर बंधे स्कार्फ को खोलकर वो एक झटके से खड़ा हुआ और फिर बिना कुछ देखे ही तेज डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। गमज़दा नहीं होता कि इशारा नहीं होता। आँख उनसे जो मिलती है तो क्या क्या नहीं होता। जलवा ना हो मायने का तो सूरत का असर क्या, बुलबुल गुल तस्वीर का शायद उन्हें नहीं होता, शायदा नहीं होता। अल्लाह बचाए मरीज़ इश्क से दिल को, सुनते हैं कि ये आर्ज़ा अच्छा नहीं होता। तपशा तरे चेहरे को क्या दूँ गुल तर से, होता है शगुफ्ता मगर इतना नहीं होता। मैं नज़ा में हूँ, आए तो एहसान है उनका, लेकिन ये समझने कि तमाशा नहीं होता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ज्वेरिया ने आहिस्तगी से सर को बैकग्राउंड से जोड़ा। गाल नम थे लेकिन दिल में दर्द था। ये दर्द के ही लायक था। पत्थर से मोहब्बत कर बैठना वाला दिल ऐसे ही दर्द के लायक हुआ करते हैं। वे दर्जी से गाल के दोनों एतराफ़ को साफ़ किया। दवा अपना असर दिखाने लगी थी। वो फिर से सर भारी हो रहा था। कंफर्टर खुद पर ओढ़ती हुई वो लेटी तो वजूद से उठती दरान की खुशबू थपकी देने लगी थी। कमरे से निकलकर तेज कदम उठाता वो सीधा लॉन में पहुंचा था। दिल अब भी उसके नर्म हिसार में महसूस करते हुए धड़क रहा था। लॉन के वस्त में आकर स्विमिंग पूल के पास सर को आसमान की तरफ उठाए गहरी सांस ली। दोनों हाथ उसकी उंगलियों को बालों में फंसाया। क्या हो रहा है मुझे?
बेचैनी से हाथ के इशारे से कुछ दूर खड़े गार्ड को अपनी तरफ बुलाया। गार्ड तकरीबन भागता हुआ पास आया था। सिगरेट है सर? पुलिस सांसों के साथ वो हैरत से दरान की तरफ देख रहा था। हाँ सिगरेट है तो दो, उसकी हैरत पर झुंझलाकर कहा था। सर है तो, मगर वो ये आप पी लेंगे क्या? गार्ड ने हैरत से अपनी जेब से सिगरेट निकालकर दरान की तरफ बढ़ाई थी। दरान ने बिना कोई जवाब दिए उसके हाथ से सिगरेट लिया। लाइटर? भवे उचकाए हैरान खड़े गार्ड की तरफ देखा था। गार्ड ने सराहत से लाइटर जेब से निकाला और जलाकर दरान के सिगरेट की तरफ बढ़ाया था, जो वो लबों में दबा चुका था। सिगरेट जलते ही हाथों के इशारे से गार्ड को जाने के लिए कहा था। इतने अरसे बाद सिगरेट का टेस्ट बदलना अजीब था, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल कमरे में जाना लग रहा था। फिज़ा में घुलता धुआं और दिल में बढ़ती हुई उलझन से उसे बेकल ही कर रही थी। जवाब एक ही था। कमरे में मौजूदा लड़की आम से ख़ास हो चुकी थी। रात के 10 बजे गाड़ी से बाहर दोनों अतराफ पर मौजूद सरसब्ज खेत तेज़ी से पीछे झूठ रहे थे और गाड़ी सिया शफाफ सड़क पर मतवाज़न रफ्तार में चल रही थी। मुझे शक है तुम पर। जैसिका ने गर्दन मोड़कर ड्राइव करते हुए अनिल की तरफ देखा था। कॉफ़ी पीने के बाद वो उसे आज फिर घर तक छोड़ने जा रहा था। कैसा शक? अनिल ने सामने शीशे से निगाह हटाए हुए एक नज़र जैसिका पर डाली थी। वो भव्य सुकेड़ी बैठे थे। कुछ दूर पहले तक वो किसी गहरी सोच में डूबी थी, अब अचानक ही पहलू बदलकर उसकी तरफ मुड़ी थी। तो मुझे पहले से जानते हो? मतलब उस दिन कॉफ़ी शॉप पर हमारी पहली और अचानक मुलाकात नहीं थी? हैं? इसको कैसे पता चला? अनिल ने बामुश्किल अपनी सटपटाती कैफियत को संभाला था। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। दिमाग भी क्या दरान जैसा है उसका? हैं? ऐसा लगा तुम्हें? मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जन्म जन्म से तुम्हें जानता हूँ। ओ जस्ट शट अप। जैसिका ने नखोश से नाक चढ़ाई। अनिल का कहकहा गाड़ी में गूंज गया था। तुमने उस दिन कॉफ़ी शॉप में मेरा नाम लिया था, हालांकि तुमने मुझे नहीं जानते थे। फिर तुम्हें मेरा नाम का पहले से कैसे पता था? ओह अच्छा, तो मिस शर्ली साहिबा से तब से ये सोच रही थी। वाह वाह, क्या याददाश्त है इनकी। मैंने नाम लिया था तुम्हारा? कब? कैसे? मसनूई हैरत का इजहार किया था, जबकि जहन ज़ोर ज़ोर से झापड़ रसीद कर रहा था अपनी अजली बेवकूफ़ी पर। तुमने कहा जैसिका, इस लड़के ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। वो पुरतजस्सुस लहजे में उसके चेहरे के बदलते रंग को जांच रही थी। उस अनिल की हरकत उस दिन से ही मशकूक लग रही थी, और फिर उस दिन उसका पूरा नाम लेना। उस वक्त तो निक के रवैये को लेकर उलझी हुई थी, इसीलिए इस बात को भूल गई। लेकिन आज फिर याद आ जाने पर माथा ठिठका था। हाँ, तो इससे पहले वो निक तुम्हारा नाम ले चुका था, तो मैंने भी ले दिया। इसमें ऐसा क्या है? लहजे को नॉर्मल रखते हुए कंधे उचकाए। उसे झूठ बोलने से सख्त नफरत थी, लेकिन दरान की मोहब्बत उससे हर उल्टा काम करवाती थी। निक? जैसिका ने हैरत से भवें उचकाई। अंदाज ऐसा था जैसे उसका झूठ पकड़ चुकी हो। हाँ, निक ने तुम्हारा नाम लिया। मैंने भी फ़ौरन अजबर कर लिया। खूबसूरत लड़कियों के नाम जल्दी याद हो जाते हैं मुझे। निक मुझे जैसी कहता है। नाक चिढ़ाकर मालूमात में इजाफा किया। हाँ, लेकिन उस दिन घबराहट में उसने जैसिका कहा था। बरजस्ता जवाब दिया था। तो निकला, अच्छा मुझे तो याद नहीं। मुझे याद है, दरअसल मैं बहुत ज़हीन हूँ। बत्ती से निकालते हुए अपनी तारीफ़ की थी। जैसिका ने मुंह बसोर कर रुख सीधा किया। चले, कोई खूबी तो है आप में? बहुत खूबियाँ हैं, मिलती रहेंगी तो धीरे धीरे सब पता चलेंगी। मैंने खेज अंदाज में आँख का कोना दबाकर कहा था। उसकी इस हरकत पर जैसिका तो जैसे भड़क उठी। गाड़ी रोको, सख्ती से कहा था। क्या हुआ? मैंने कहा गाड़ी रोको। अरे भाई, हुआ क्या है? मैं फंसा लड़के सब के सब एक जैसे ही होते हैं। निक से बचाकर अब अपने जाल में फंसा रहे हो। देखो, गलत समझ रही हो तुम मुझे। इस घटिया निक से तो मत मिलाओ। सब समझती हूँ मैं। गाड़ी और रोको फ़ौरन। नहीं, यहाँ बहुत सुनसान है, मैं घर पर ही उतारूँगा। जैसिका के अचानक गुस्से को देखकर एक लम्हे के लिए वो गड़बड़ा गया और फ़ौरन ही संभल कर इनकार किया था। वो दांत पीसते हुए सीधी हुई और सीने पर हाथ बांधे खिड़की से बाहर देखने लगी थी। दरान तेरे चक्कर में इज्जत का फालूदा बन रहा है, दांत पीसते हुए सोचा था और सर झटक कर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। रोज़ के मामूल के मुताबिक कानों में पड़ती तिलावत की आवाज़। उसने धीरे से आँख खोली। वही पलंग, वही दर दीवार, जैसे वो मुसलसल पिछले 5 दिनों से हर सुबह आँख खोलने पर देखता था। उसे लाहौर में और इस घर में आज 5वां दिन था। सर की चोट जल्दी ठीक हो गई थी, लेकिन टांग की चोट में तकलीफ ज़्यादा थी। बड़े मियाँ, जिनका नाम अहमद बेग था, वो निहायती पुरखुलूस, शाइस्ता मिजाज और नेक इंसान थे, जिनकी शफ़क़त ने 5 दिन के अंदर ही दरान की सोच बदल कर रख दी थी। वो जो बचपन से मौलवी तबके से
मुंतफर था। अहमद साहब की शख्सियत ने उसकी नफ़रत को मोहब्बत में बदल दिया था। हर जगह हर शय ताल्लुक़ रखने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो शोबा इतना हसास होता है कि उसमें मौजूद बुरे लोग चंद जहनों पर गलत छाप छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था। बड़े मियाँ रोज़ ही सुबह 6 बजे से 7 बजे तक बरामदे में बैठकर तिलावत करते थे और उसकी आंख पहले आयत पर ही खुल जाती थी। हर बार की तरह जिस्म के रोंगटे खड़े होने लगते थे और दिल को एक अनजाना सा सुकून मिलने लगता। वो आहिस्ते से पलंग पर उठ बैठा, कंबल हटाकर जख्मी टांग बाहर निकाली। जख्म बहुत हद तक सूख चुका था। पलंग के नीचे पड़ी चप्पल को पाँव में फंसाकर छोटे छोटे कदम उठाता हुआ कमरे के दरवाजे तक आया। अहमद साहब जो महू तिलावत थे, किसी के पास आकर खड़े होने के एहसास से आयत के एहतमाम पर मुंदी पलकें खोली थी। दरान दरवाजे के पट पर हाथ रखे खड़ा था। अरे वाह वाह माशाल्लाह, इधर आओ। दरान को यूं आज बाहर देखकर वो पुरजोश हुए थे। बशाशत से मुस्कुराते हुए सामने लगी कुर्सी की तरफ इशारा किया। दर्द कैसी है? जी काफ़ी बेहतर है। बहुत खूब बहुत खूब, चलो चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मेरा मतलब है आप पहले तिलावत मुकम्मल कर लें। मुझे सुननी है तिलावत, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। दरान ने बात मुकम्मल की और झुका सर उठाकर उनकी आंखों में देखा था। पुर नूर सा चेहरा, दिल की तमानियत बख्शती मुस्कुराहट। वो बहुत ही पुरवकार शख्सियत के मालिक थे। अरे नहीं बेटा, मेरी आवाज़ का कोई कमाल नहीं है। अल्लाह के कलाम खूबसूरत है। इससे कोई भी दिल से अदा करे ऐसा ही लगेगा कि उसकी आवाज़ खूबसूरत है। नहीं, मैंने आज से पहले इतनी सहर अंगेज़ तिलावत नहीं सुनी। दरान ने निगाहें उनकी आंखों में गाड़ते हुए वसूख से तारीफ़ की। वो खामोशी से दरान को गहरी नज़रों से देख रहे थे। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद उनकी आवाज़ गूंजी, सीखना चाहते हो? बहुत गहरी मुस्कुराहट थी। दरान अपनी जगह साकिन हो चुका था। वो सवाल पूछ रहे थे और उसके जहन में कितनी ही आवाज़ों की बाज़गश जहन में गूंजने लगी। वो मुंतज़िर निगाहें जमाए बैठे थे। दरान ने असबात में सर हिला दिया। दिन को अलविदा कहती एक और शाम बेवरली हिल्स में साया फैला रही थी। पहाड़ों की ओट में छुपकर गुरूब होने वाली पहली नारंगी सूरज अपनी तिरछी किरणों से आसपास के आसमान को रंग रहा था। दरान मिला उसके कमरे के ये दीवार जो शीशे की बनी थी, सफ़ेद बरामदे से नीले पानी वाले स्विमिंग पूल से आगे उस सारे मंजर को वाज़ा करती हुई किसी सीनरी का मंजर पेश कर रही थी। कमरे के वस्त में लिखे बेड पर वो घुटनों से ज़रा ऊपर तक हल्के नीले रंग के कंफर्टर को ओढ़े बैकग्राउंड से टेक लगाए हुए थी। गोद में धरी किताब पर नजरें झुकी थीं। दोनों एतराफ़ के गाल पर उभरी हड्डियां और चेहरे के पीलाहट बीमारी के बाद की कमज़ोरी की अक्कासी थी। आंखें खोलती तो यूँ लगता चेहरे पर अब ये बड़ी बड़ी आंखें हैं सिर्फ। ये सिया गाउन नुमा फ्रॉक था जिस पर सुर्ख फूल बने हुए थे, जिसके ऊपर वो सुर्ख शॉल को बड़े सलीके से कंधों पर डालकर लपेटे हुई थी। तबीयत को संभले 2 दिन हो चुके थे। 1 हफ्ता और 3 दिन के बाद उसके बहुत इसरार पर नर्स को रुखसत कर दिया गया था, जबकि डॉक्टर अभी भी मुआयने के लिए आता था। दवा की मिकदार अब कम हो गई थी, जिसके बायस सर का भारीपन भी कम हो गया था। तबीयत बेहतर होते ही वो नमाज और कुरान की पाबंदी करने लगी थी, जिससे दिल पर मौजूद भारीपन भी बहुत हद तक कम हो गया था। अल्लाह ने उसे नई ज़िंदगी दी थी और वो अल्लाह की इस बख्शी हुई नेमत का शुक्र अदा करने में देर नहीं करना चाहती थी। अब भी असर की नमाज के बाद से अब तक वो बड़े अहमक से किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। अचानक बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सर ऊपर उठाया। दरान कमरे में दाखिल हो रहा था। एक सरसरी निगाह डालकर फिर से सर किताब में झुका दिया। पिछले 1 हफ्ते से दोनों के दरमियान इसी खामोशी का राज था। गहरी महरून लेदर जैकेट के नीचे सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहने वो आज मामूल के बरखिलाफ ताज़ा दम लग रहा था। उसकी वजह शायद आज शूटिंग से जल्दी पैकअप कर जाना था। दोपहर को पैकअप के बाद वो अनिल के साथ शॉपिंग के लिए निकल गया था। हाथ में पकड़े पैकेट को दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए वो ड्रेसिंग रूम के बजाय बेड की तरफ बढ़ रहा था। चंद सेकंड के बाद ही वो जुएरिया के सर पर खड़ा था, जो मामूल के मुताबिक उसके वजूद से भी इतना ही बरतते किताब में मोह थी। दरान ने कुछ दूर रखी कुर्सी को पास लाया और बैठ गया। वो अब खामोशी से उसे देख रहा था। दरान की खुद पर पड़ती मुसलसल निगाहों की वजह से वो ज़्यादा देर के लिए लापरवाह नहीं बरत सकी। उलझकर सपाट चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। अंदाज़ा ऐसा था जैसे पूछ रही हो, जी कहें, क्या कहना है। वो तो जैसे उसके मुतवज्जा होने के इंतज़ार में थी। कैसी तबीयत है? मुतवाज़िन लहजे में बेतकल्लुफ़ी से पूछा गया था। मैरून जैकेट में खुलता चेहरा और भूरे बालों की एक तरफ मांग निकले सूरज की किरणों के मुख्तलिफ बैठा वो उस हसीन शाम का हिस्सा लग रहा था।
अच्छी हूँ, सपाट लहजे में जवाब दिया। वही बेरुखी, वही रूखापन। ये मोबाइल लाया था मैं, पैकेट ज्वेरिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा था। बड़ा अपनायत भरा लहजा था। मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। तुम्हें ना हो, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है ये कि तुम्हारे पास हो। मैंने इसमें अपने और अनिल के दोनों नंबर सेव किए हैं। वाह, क्या एहसान किया था जनाब ने। ज्वेरिया ने बिना कुछ कहे सपाट पैकेट थाम कर मेज़ पर रख दिया और बेरुखी से फिर किताब पर निगाहें जमा दी थीं। दरान अभी भी वहीं विराजमान था। गो के दरान का बदला रवैया उससे मुख्फी नहीं था, लेकिन उससे इसकी तरस खाती निगाहें से बेचैनी हो रही थी। माना वो उसके रहम व करम पर थी, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी। अगर वो मौत के मुंह से वापस आ सकती थी तो इतनी मजबूत भी थी कि सामने बैठे उस शख्स से दीवानवार मोहब्बत को अपने अंदर ही दफन कर सकती थी। वो जानती थी दरान मलिक ने हमेशा उसे अपने इर्द उस जैसी और उससे भी कहीं ज़्यादा हसीन लड़कियों को मंडलाते हैं, आहें भरते और सब कुर्बान करते हुए देखा है, मगर इसकी मोहब्बत दरान की सूरत और दौलत से तो नहीं थी। उसको मोहब्बत उसके गिर्द मंडलाने वाली लड़कियों जैसी नहीं थी। वो तो मोहब्बत में मुआरफत के इस मुकाम पर थी जिसको शायद दुनिया वाले इश्क का नाम देते थे। इश्क में आशिक को महबूब से वापसी मोहब्बत या चाहत मतलूब नहीं होती। वो तो तब भी दरान से मोहब्बत करती थी जब उसे ये तक नहीं मालूम था कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं। तो अब उसके निकाह में होकर वो कैसे उस पत्थर के सनम को दिल से निकाल सकती थी। लेकिन उसे अब ज़िंदगी में किसी की मोहब्बत के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना था। माँ बाप की मोहब्बत में एक दफ़ा कमज़ोर होकर उसने अल्लाह को भुलाया था, लेकिन अब दरान की मोहब्बत में कमज़ोर पड़कर वो अपनी खुददारी और मान को नहीं गंवाना चाहती थी। वो मान जो हर मुसलमान को खुद पर होना चाहिए कि दुनिया की हर मोहब्बत फ़ानी है, हर चीज़, हर वो वजूद फ़ानी है जो दायम है, वो अल्लाह है। और मोहब्बत दायम से करो तो पछतावा, जो दायम है वो अल्लाह है, और मोहब्बत दायम से करो तो पछताना नहीं पड़ता है। उसे भी बेशक दरान से मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के आगे वो उस जैसी हज़ारों मोहब्बतों को छुपा सकती थी। वो सोचों के भंवर में उलझी उसकी निगाहों को खुद पर मरकूज़ महसूस कर रही थी। दरान कुर्सी पर बैठा मुस्तरिब हालत में पेशानी सला रहा था। उसे अपने दिल के इस बेईमानी और दगा की हर गिर्ज तवक्को नहीं थी कि वो चंद दिन में ही किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। वो उसे अच्छी लगने लगी थी, नहीं बल्कि बेतहाशा अच्छी लगने लगी थी। कल तक जो दिल चाहता था वो खामोश रहे, आज वही दिल चाहता था वो उससे बातें करे, उसकी मध्यम आवाज़ सुने। कान तरस गए थे, और वो थी कि एक हफ्ते से उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। दरान मलिक ने आज से पहले अपने आप को और अपने दिमाग को इतना बेबस नहीं पाया था। वो उस लड़की के सोच तक भी कभी नहीं पहुंच पाता था, और अब तो शायद शिद्दत से दिल चाहता था कि वो जान सके कि जुवेरिया उसके बारे में क्या सोचती है। वो ज़िंदगी में पहली बार ज़हनी और दिली तौर पर किसी इंसान की मोहब्बत में इस बुरी तरह गिरफ्तार हुआ था, लेकिन अज़ली अना और ख़ुद की नाकाबिले बर्दाश्त आदतें आड़े आ रही थीं। वो बहुत उलझा हुआ इंसान था, अपनी शनाख्त, अपनी खोज में भटका हुआ, जैसे ख़ुद के गुस्से पर काबू नहीं रहता था। उससे जुड़ा हर रिश्ता हमेशा उससे दूर हो जाता था। वो जिसने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी, वो उससे अपने लिए कोई माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन अल्फाज थे कि ज़बान तक आकर साथ छोड़ रहे थे। ज्वेरिया। अपनी सोचों से झगड़ते बेसाख्ता वो उसका नाम पुकार गया। ज्वेरिया ने किताब पर झुका सर ऊपर उठाया। वो शायद कुछ कहना चाह रहा था। वो उस दिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। लॉक आदतन दो दफ़ा घुमा दिया, और मेरा इरादा इतनी देर बाहर रहने का नहीं था। ये दरान मलिक ही था, शाइस्ता नादम लहजा। वो अब दोनों हाथों को आपस में मलाए कोहनियों को घुटनों पर टिकाए हुए अपनी सफाई दे रहा था। आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी ही थी। आपने पहले दिन से ही कह दिया था मैं बिला ज़रूरत आपसे बात ना करूं, लेकिन मैं बाज नहीं आई तो इसकी सज़ा थी। अब आइंदा से ख्याल नहीं, मेरी गलती थी, मैं बहुत गुस्सा कर गया था। दरअसल मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी। ज्वेरिया की बात फ़ौरन काट कर वो तेज़ी से अपनी बात मुकम्मल कर गया। एक गहरी निगाह उसके चेहरे पर डाली, पुरसुकून चेहरा, वो चेहरा जो अब उससे दुनिया का सबसे हसीन चेहरा लगने लगा था। वो घर में होता या शूटिंग पर, हर पल वो उसकी नज़रों के आगे घूमता रहता था। इट्स ओके। वो सपाट लहजे में मुख्तसर जवाब देने के बाद बेनियाजी से निगाहें किताब पर झुका चुकी थी। उसका यूं फ़ौरन माफ़ कर देना दरान को बुरी तरह बेचैन कर गया। कम से कम वो उसे इस बात पर खरी खरी सुना सकती थी, लेकिन उसने तो 2 लफ्ज़ों में ही बात ख़त्म कर दी। थैंक यू।
दरान ने लब भींचे आहिस्तेगी से कहा और फिर उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि वो अब उसकी पुश्त को घोर रही थी। सुबह के 11 बजे नाश्ते के फ़ौरन बाद दरांग विला के सिटिंग रूम में इस वक्त 3 नफूस मौजूद थे, रूबी, अजमत मलिक और बुरहान। बुरहान इन दोनों को नाश्ते के बाद यहाँ सिटिंग रूम में कोई ख़ास बात करने के लिए लाया था। शादी की बात करेगा बोला। रूबी एकदम सोफे पर से उठी थी। वो 1 साल से चुप कर किसी मार्लिन नामी मॉडल को डेट कर रहा था और अब उससे शादी करने की ना सिर्फ ख्वाहिश जाहिर कर रहा था बल्कि बता रहा था कि वो शादी करने जा रहा है। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? पता भी है कि क्या कह रहे हो? अब ऐसी भी क्या अनोखी बात कर दी है मैंने? बुरहान ने कंधे उचकाए। अनोखी? भवें सजाइया में इकट्ठा की थी। तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात करते हुए, जबकि तुम जानते हो सबरीना तुम्हारे साथ मंसूब है, बल्कि हम तो तुम दोनों की शादी के लिए उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम हमें यहाँ खड़े होकर अपनी आशिकी के किस्से सुना रहे हो। मामा कूल डाउन। मैंने कब कहा कि मैं सबरीना से शादी नहीं करूँगा? मैं उससे भी शादी कर लूँगा, लेकिन ये शादी मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्लिन की वजह से मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म मिल रही है। बड़े एतमाद से वो एक के बाद दूसरा झूठ बोल रहा था। सबरीना उसके बचपन की मोहब्बत थी जिसे वो किसी सूरत नहीं छोड़ सकता था, लेकिन वो अभी इस शादी की असली हकीकत से किसी को आगाह नहीं कर सकता था। दूसरी शादी? बुरहान, सबरीना तुम्हारी पसंद थी नहीं, अब भी है, लेकिन मेरा ताल्लुक शोबिज़ से है। मुझे अपने करियर को भी देखना है। मार्लिन एक बहुत मशहूर मॉडल है और आने वाले दिनों में एक कामयाब फिल्म स्टार होगी। मैं अगर उसके साथ खबरों में ऑन हो गया तो समझो रातों रात शोहरत में मेरे कदमों में होगी। बकवास बंद करो अपनी। तुम समझते क्या हो खुद को? और कौन सी फिल्म? अजमत मलिक, जो इस वक्त से जब्त की आलम में खड़े थे, गुस्से से रूबी के बराबर आ खड़े हुए थे। तुम आजकल हो किन एक्टिविटीज़ में? मोहब्बत से मुझसे बिना पूछे अपने पीए बदल लिया। सीरीज़ की शूटिंग पर वो नहीं जा रहा है और अब ये मॉडल। कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हो क्या गया है तुम्हें? मैं अब टीवी एक्टर बनकर नहीं रहना चाहता बाबा। मैंने एक फ़िल्म साइन की है। आप दारान को तो कुछ नहीं कहते? उसने भी तो यूँ अचानक शादी की अपनी मर्ज़ी से। गर्दन अकड़ाकर नुखूस से मुँह फेरते हुए कहा था। अब की बार अजमत मलिक की पेशानी पर हैरत की शिकनें नमूदार हुई थी। रूबी का तो मुँह ही खुल गया। दरान हमारा बेटा नहीं है, समझे? उस पर हम कोई हक नहीं जता सकते, लेकिन तुम हमारी औलाद हो। और ये फिल्म की बात पर अजमत मलिक की हैरत भी अब भी कायम थी। हाँ, फिल्म। और खबरदार अगर आप दोनों में से किसी ने भी ये बात दरान को पता चलने दी, वो तो वैसे ही मुझे आगे बढ़ते नहीं देख सकता। फिल्म करो, वो जो भी करो, लेकिन शादी तुम्हारी सिर्फ सबरीना से ही होगी। मैं शादी मार्लिन से ही करूँगा। आपको जो करना है करें। ओफ, ये लड़का। मैं सोनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? अजमत मलिक ने आंखों को चंदी किए बड़े वसुक से कहा था। बेफिक्र रहो, मैं करता हूँ दरान से बात। रूबी की परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए तसल्ली दी थी। फ़ोन छीन इस मनुष्य से। एक ज़ोरदार धक्का पड़ा था और वो लड़खड़ाती हुई फर्श पर जा गिरी थी। नाक से और मुंह से खून बह रहा था। हिना का फ़ोन सुनने के बाद वो कुछ दूर तो गुमगु कैफियत में खड़ी ही रह गई थी। हिना उसे यहाँ से भागने के लिए कह रही थी। ये कोई शादी नहीं थी, ये सौदा था। उसके माँ बाप को भारी रकम देना, उसे अपने साथ बाहर ले जाना, ये सब इनायत नहीं थी। ये बहुत बड़ी चाल थी जिसके पीछे एक गिरोह काम कर रहा था। एक एक करके उसे सारी बात समझ आने लग गई थी। उसे यहाँ नहीं रहना था और बचने की राहें फरारे अपने मुल्क में ही थीं। वो फ़ौरन कपड़ों की अलमारी की तरफ लपकी थी। कुछ ही देर में कांपते वजूद के साथ वो अपनी चीज़ें समेटकर बंगले के बैरूनी गेट तक पहुंचने में कामयाब हुई। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही वो गेट फलांगी, गार्ड की आंखों उसके लम्हे खुल गई थी। वो अंधाधुंध सड़क पर भागने लगी। अभी डिफेंस की सड़कों पर भागते चंद मिनट ही गुजरे थे जब जीप पर सवार उन वहशियों ने उसके ढूंढ भी निकाला था। वो 3 आदमी थे, एक उस बंगले में और अगर वो मालिक, एक गार्ड और तीसरा लिताओ। उन लोगों ने खूब मारने के बाद उसे वापस बंगले के तहखाने में लापटका था। अब जब तक चीन नहीं जाते इसे बाकी लड़कियों से अलग रखना है। फिक्र न करें साहब जी, इसके टांगे ना तोड़ेंगे। अब अगर भागने की कोशिश भी की इसने तो हाँ, एहतियात के साथ। अब इसकी फ्लाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो ये कितिया बाग की सब लड़कियों को भी उगल देगी।
सर वो तो कोई मसला नहीं हो जाएगी, पर उसके घर वाले वो फ़्लाइट में इससे मिलने के लिए आए तो? इनको मैं संभाल लूँगा, कह देंगे कि अर्जेंट निकलना पड़ा। चलो अब ये सड़े यहाँ पर, कल सारा दिन इसे खाना नहीं देना। वो खबाज़त से मूछे को ताव देते हुए कह रहा था। पास खड़े आदमी ने सर इस्बात में हिलाया था और फिर वो तीनों जीने की तरफ चल दिए थे। समझ में ये नहीं आ रहा था कि शक किसे हुआ हम पर। साली मनहूस कुछ बता भी नहीं रही। वो तीनों अब तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़ रहे में मोह गुफ्तगू थे और वो फर्श पर लेटी पेट को थाम कर रहा रही थी। ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसी मार थी जो उसने खाई थी। तहखाने का दरवाज़ा बंद होते ही गुप्त अंधेरा छा गया था और इस वक्त वो इस बात से अनजान थी कि यह अंधेरा उसे कहाँ से कहाँ ले जाएगा। गहरी नीली बुगाटी अटलांटिक मुतवाज़िन रफ्तार में बेवरली हिल्स के सड़कों पर दौड़ रही थी। हमेशा की तरह वो अपनी लाडली की ड्राइविंग सीट संभाले हुए था। गिरे कोट पैंट में मलबूस स्टीयरिंग पर हाथ जमाए वो बज़ाहिर अनिल की बातें सुन रहा था, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जुएरिया उससे बात नहीं कर रही थी। वो चाहता था कि वो पहले की तरह उससे बातें करे, मुस्कुराए, लेकिन वो यकसर बदल गई थी। बेफिक्र रहो, जेसिका बहुत समझदार है। निक तो क्या, अब वो और किसी लड़के पर भी एतबार नहीं करेगी। वो अच्छी लड़की है। निक और उसका कुलीग था और उस दिन उनकी वो फर्स्ट डेट थी। अनिल सियाह सूट में मलबूस हाथ हवा में हिलाते हुए उसे अपनी और जेसिका की मुलाकातें और निक की मालूमात के मुताबिक बता रहा था। वैसे बहुत तेज़ दिमाग है इसका भी। शक कर रही थी मुझ पर कि तुम जानते हो मुझे पहले से ही। अरे मैं तो पहले डर गया कि पकड़ लिया उसने कि हम ही हैं वो जौहर जो हर महीने पैसों का पैकेट उस तक पहुंचाते हैं। बात करते करते वो दारान की तरफ गर्दन मोड़े हंसा, लेकिन उसकी पेशानी पर बल और उतरा चेहरा देखकर अनिल की हंसी को फ़ौरन ब्रेक लगी थी। दारान क्या हुआ? फिक्रमंदी से पूछा था। दारान ने जवाब देने के बजाय हमें बस एक निगाह डलने पर इक्तफा किया था। उसे क्या बताता कि दिल ने ऐसी की तैसी कर रखी थी। कुछ दिन से देख रहा हूँ तुम परेशान हो। नहीं, संजीदा लहजे में मुख्तसर जवाब देकर जान छुड़ाई थी। हो तो अब मुझसे तो न छुपाओ, क्या बात है? तुमने खुद ही तो बताया कि जुएरिया ने माफ़ कर दिया है, फिर और क्या बात है?